नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं उलझे रिश्तों के धागे का 18वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का 18वां भाग शुरू करते हैं। चलते चलते लेखा सोच की दुनिया में विचरण करने लगी। क्या शंकर के साथ इस तरह अकेले घूमना ठीक है? शंकर यह ना सोच ले कि मैं उनके साथ घूमने के लिए अधीर हूँ। अभी अभी जो दिल पर चोट लगी है वह घाव सूखा भी नहीं है। शंकर को अच्छे से जाने बिना मुझे आगे कदम बढ़ाना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि फिर किसी को मुझे अपमान करने का मौका मिले। शंकर को देख करके तो ऐसा लगता नहीं है, मगर किसी इंसान को केवल ऊपरी तौर पर देख करके कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले शंकर को अच्छे से जानना पड़ेगा। जीने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत तो पड़ती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है शंकर अच्छे साबित होने वाले हैं। मैं तो यहाँ पर अपना निशें यानी मंजिल ढूंढने आई हूँ। मम्मा पापा को अगर सब कुछ पता चलेगा तो मुझे गलत तो नहीं समझेंगे। मुझे विश्वास है पापा मुझे गलत नहीं समझेंगे। मम्मा का कह नहीं सकती। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? मैं तो केवल शंकर के साथ न्यूयॉर्क शहर को देखने आई हूँ। मैंने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया जो इतना सोच रही हूँ। अमेरिका में आई हूँ तो इतना ब्रांड माइंडेड तो मुझे बनना ही पड़ेगा। शंकर को मैं जितना जान पाई हूँ मुझे चोट करने वाली बात नहीं करेंगे। उनका दिल भी तो टूटा हुआ है। दो टूटे हुए दिल मिले हैं, देखते हैं समय क्या रंग लाता है। लेखा इतना मत सोचो। इतना सोच करके जिंदगी जिया नहीं जा सकता है। हिम्मत करके आगे कदम बढ़ा। पार्क के सामने आकर के अचानक रुक गया शंकर। जैसे ही शंकर रुक गया तो लेखा के कदम भी वहीं ठहर गए। लेखा को कुछ समझ में नहीं आया कि शंकर अचानक क्यों रुक गए। आश्चर्य हो करके उसने पूछा, क्या हुआ शंकर, आप इस तरह अचानक क्यों रुक गए? नहीं, कुछ नहीं। पार्क थोड़ा सुनसान लग रहा है। असल में न्यूयॉर्क शहर में जून के महीने में भी रात को ठंड होती है, इसलिए लोग जल्दी ही घर निकल जाते हैं। सुनसान पार्क में ना बैठना ही ठीक है। वैसे भी ठंड लग रही होगी आपको, है ना? आपने स्वेटर कोट कुछ भी नहीं पहना है। मुझे तो लग रहा था जून का महीना है, सुहाना मौसम है, पर अभी थोड़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं कि यहाँ का मौसम कैसा रहता है। आने से पहले आपको बताना चाहिए था, आपने बताया नहीं। आई एम सॉरी, मुझे ध्यान ही नहीं था। शंकर ने मुस्कुराते हुए लेखा की ओर देखा। आपका ध्यान किधर रहता है? लेखा ने भी मुस्कुरा करके शंकर की ओर देखा। अगर मैं सच कहूँगा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? क्या सच कहेंगे? यही कि मेरा ध्यान किधर रहता है। हाँ, किधर रहता है आपका ध्यान, मैं भी जानना चाहती हूँ। अगर मैं कहूँ कि आपकी ओर ही था तो? शंकर ने लेखा की ओर देखा। उन आंखों में लेखा को ना जाने क्या दिखा। उसने शर्मा करके पलकें झुका ली। पलकें झुकाने से काम नहीं चलेगा, मेरी बातों का जवाब दीजिए। मुझ में ऐसा क्या है जो आपका ध्यान मेरी ओर रहता है? पलकें झुका करके ही लेखा ने कहा, कुछ तो है जो मुझे आपकी ओर खींचता है। कोई तो बात है आपकी आंखों में जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, मगर जुबा पर नहीं ला पा रहा हूँ। कुछ नहीं है मेरी आंखों में, कुछ भी तो नहीं है। आप यूं ही बोल रहे हैं। लेखा शंकर के मुंह से बात सुनना चाहती थी, इसलिए अनजान बनने की कोशिश कर रही है। अरे आप तो ठंड से कांप भी रही हैं। चलो चल करके हम किसी स्टारबक्स में बैठ जाते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर है स्टारबक्स। चलती हूँ, पर पहले मेरी बातों का जवाब दीजिए। क्या है मेरी आंखों में? अभी नहीं, कॉफ़ी हाउस में जा कर के गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ आपकी बातों का जवाब देने में ज़्यादा खुशी होगी मुझे। लेट्स गो स्टारबक्स। शंकर स्टारबक्स की और चल पड़ा। साथ साथ लेखा भी चल पड़ी। लेखा ठंड से कांप रही थी। यह देख करके शंकर ने खुद का जैकेट निकाल करके लेखा को दिया और कहा, लीजिए जैकेट पहन लीजिए। शंकर के हाथ से जैकेट लेते हुए लेखा ने कहा, फिर आप क्या पहनेंगे? आपको भी तो ठंड लगेगी। मुझे न्यूयॉर्क के मौसम की आदत है। इतनी सी ठंड में मुझे कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद हम स्टारबक्स के अंदर होंगे और हाथ में गर्मा गर्म कॉफ़ी होगी।
ठीक है, मुझे तो ठंड लग रही है, मैं जैकेट पहन लेती हूँ। जैकेट पहनते हुए लेखा जोर से हंस पड़ी। बाप रे, इतना बड़ा जैकेट, मैं तो इसमें छुप जाऊंगी। शंकर ने फिर एकदम लेखा की इस बिंदास हंसी को देखने लगा। अचानक लेखा की नज़र शंकर की नजर से मिल गई तो उन आंखों में न जाने क्या था। लेखा का पूरा शरीर सिहर उठा। इस तरह क्या देख रहे हो आप मुझे? आपकी खूबसूरत हंसी जो मेरे दिल में उतर जाती है, उसी की खूबसूरती को देख रहा हूँ। आपकी हंसी देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाब की कोमल कली अभी अभी खिल करके मुस्कुरा रही है, जो झरने की जल की तरह निर्मल है। पर आपकी आंखों की गहराई में एक दर्द है जिसे मैं देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक दर्द से गुजर चुका हूं। क्या आपके साथ भी कोई ऐसा हादसा? नहीं, अभी नहीं। स्टार बक्स में बैठ करके बातें करते हैं। दोनों लेखा और शंकर हाथ में काफी लेकर के स्टार बक्स में आमने सामने बैठे हैं। धीरे धीरे काफी में चुस्की लेने लगे दोनों, मगर दोनों खामोश। पहले कौन शुरू करे, दोनों ही इसी का इंतजार कर रहे हैं। लेखा के मन में उथल पुथल मचा हुआ है। उस बात को याद करके शंकर कहने जा रहा था, आपके साथ भी कोई हादसा, फिर अचानक रुक गए। लेखा के मन में जिज्ञासा जागने लगी कि शंकर को मेरे जीवन के बारे में कुछ पता तो नहीं है, अनुषा ने कुछ बताया तो नहीं। अधीर हो करके पहले लेखा ने खामोशी तोड़ी। आप क्या कहने जा रहे थे शंकर? शंकर ने अनजान बन करके पूछा। क्या कहने जा रहा था मुझे याद नहीं आ रहा है। लेखा समझ गई कि शंकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए याद दिलाते हुए कहा, वही कि आप एक दर्द से गुजर चुके हैं, मेरे साथ भी कुछ हादसा। कह करके आप रुक गए थे। क्या कहना चाहते थे आप? कौन से हादसे से आप गुजर चुके हैं? हम दोनों साथ साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारने आए हैं, यह सब बातें अभी करना जरूरी है क्या? जब मन में प्रश्न है तो प्रश्न का जवाब तो मिलना ही चाहिए, वरना रात को नींद नहीं आएगी। इससे तो अच्छा है कि प्रश्न का जवाब हमें मिल जाए, इसलिए बात करना बहुत जरूरी है। अनुषा ने मेरे बारे में आपको कुछ बताया है क्या? शंकर का प्रश्न। कुछ बताया है, मगर सारी बातें तो आपसे ही जान सकते हैं। आप अगर शेयर नहीं करना चाहते हैं तो मैं प्रेशराइज नहीं करूंगी, मैं आपको खुल करके सब बताऊंगा, मगर आपको भी आपकी आंखों में छुपा हुआ जो राज है, जो दर्द है, उसके बारे में मुझे बताना पड़ेगा। तो मुझे अपनी जन्म कुंडली के बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। आप अगर बताना नहीं चाहती हैं तो कोई बात नहीं। जन्म कुंडली तो मैंने कभी एंजेला की भी छानबीन नहीं की थी। उसे देखा, उससे प्यार हो गया और फिर शादी हो गई। मैं तो उससे सचमुच में प्यार करता था, मगर उसके मन में क्या चल रहा था कभी जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे 100% विश्वास था कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है। मगर जाने दीजिए, पुरानी बातें याद करने से क्या फायदा। शंकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। आपने बात अधूरी क्यों छोड़ दी? मैं सुनना चाहती हूँ। आप मुझे बताएंगे तो शायद आपके मन में जमी यादों की बर्फ पिघल करके मन को साफ कर दे। प्यार करती थी, फिर क्या हुआ? लेखा अधीर हो करके शंकर की ओर एकटक देख रही थी। फिर क्या? अचानक एक दिन आ करके कहा, मेरे एक अमेरिकन कलीग से मुझे प्यार हो गया है, तुम मुझे डिवोर्स दे दो। सुन करके मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाया। आश्चर्यचकित होकर के बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा कलेजा निकल करके मेरे हाथ में आ जाएगा। मैं दहाड़े मार करके रोना चाहता था, मगर मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली और ना ही आंखों से आंसू निकले। शंकर फिर चुप हो गया। उसके बाद क्या हुआ? आपने डिवोर्स दे दिया था? लेखा ने फिर प्रश्न किया, या सोच करके कि शंकर के मन में जमी दुख की बर्फ पिघल करके आंखों से बहने लगे ताकि सारा दर्द खत्म हो जाए। एक दिन डिवोर्स पेपर ले आई और उस पर मैंने बिना कुछ कहे साइन कर दिया। उसने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। अपने सामान समेट करके सूटकेस में भर लिया और घर से निकल गई। एक बार पलट करके मेरी ओर देखा भी नहीं। इतनी देर बाद शंकर की आंखों से आंसू निकले और गालों पर लुढ़क आए। लेखा चाह रही थी शंकर और रोए ताकि मन का गुबार निकल जाए, इसलिए फिर प्रश्न किया, उसके बाद आपने क्या किया? जाने दो ना, इस बारे में और बात नहीं करेंगे तो ही अच्छा है। गालों पर लुढ़क आए आंसू पोंछते हुए शंकर ने कहा, नहीं, मैं जानना चाहती हूँ उसके बाद आपने क्या किया? मैंने अपने आप को घर में बंद कर लिया। कुछ दिन ना घर से निकलना और ना ही किसी से बात की। मेरा एक फ्रेंड है अब्राहम, मैं
मिट्ठू, जो मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घर आया, क्योंकि मैंने उसको फोन कॉल भी रिसीव नहीं किया था। पहले भी मेरे घर कई बार आ चुका था, इसलिए मेरा घर जानता था। उसने आकर के देखा मैं बिना खाए 3 दिन तक घर में पड़ा था और बहुत कमजोर हो गया था। उसने रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया, फिर मुझे समझा करके थोड़ा सा खिलाया। बहुत देर तक लाइफ फिलॉसफी को लेकर के बात करता रहा, क्योंकि वह फिलॉसफी का स्टूडेंट रहा है। उसके समझाने पर मैं धीरे धीरे इतना नॉर्मल हुआ कि ऑफिस जाने लगा, मगर किसी से बात नहीं करता था, खामोशी से अपना काम करता था। घर में आकर के फिर किताबों में डूब जाता था। मुझे ऑफिस का काम अब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई किया और मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया। मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य ढूंढ लिया था। स्टूडेंट को पढ़ा करके मुझे सेटिस्फेक्शन मिलने लगा। जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आना चाहते थे उनको मैं घर बुलाने लगा। इस तरह मैं इतना बिजी हो गया कि दिन भर मेहनत करने के बाद रात को चैन की नींद आने लगी। मैंने अपने दोस्ती और रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि जाने पर लोग एंजेला के बारे में पूछते तो मेरा जख्म नासूर बन जाता। मैं इन सब बातों से खुद को और तकलीफ देना नहीं चाहता था, इसलिए घर में ही सिमट गया। सारी बातें कह करके शंकर ने एक लंबी सांस ली। उसके बाद क्या आप कभी मामा मामी के पास आए ही नहीं? 1-2 बार आया था, लेकिन पिछले 1 साल से नहीं आया। क्यों नहीं आए? क्या उन लोगों ने आपके जख्म को कुरेद दिया था? बातें तो निकलती ही थी। उन लोग चाहते थे मैं दोबारा शादी कर लूं, परंतु प्यार पर से मेरा भरोसा उठ गया था। मैं जो जिंदगी जी रहा था मैं उसी में खुश था। सब कुछ भुला करके खुद को नॉर्मल बनाने की कोशिश में लगा हुआ था कि अचानक आप और अनुषा आ गए। अनुषा को देख करके मैं बहुत खुश हुआ। मुझे देख करके आप खुश नहीं हुई क्या? अगर खुश नहीं होता तो आज आपके साथ स्टारबक्स में बैठा होता क्या? वो भी इतनी रात को। हर बात बताना जरूरी है क्या? इतनी देर बाद शंकर ने मुस्कुरा करके लेखा की ओर आंखों में देखा तो लेखा भी एक टक शंकर की आंखों में देखने लगी। उन आंखों में कुछ तो था जो लेखा को खींच रहा था अपनी ओर। क्या हुआ? मेरी आंखों में कुछ ढूंढ रही हो क्या? सारा राज तो मैंने खोल दिया, अब कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं, यूं ही कुछ तो बात है जो आप बताना नहीं चाहती हैं। आप ही ने तो कहा था कि अभी अभी कुछ बातें कहने की नहीं होती हैं, बिना कहे ही समझ जाना चाहिए। क्या ढूंढ रही थी? आपको समझ जाना चाहिए था। आप नहीं समझे तो मैं नहीं बताऊंगी आपको। लेखा थोड़ी शर्मा गई। आप इतनी प्यारी हो और आपकी शर्म भी बहुत प्यारी है। आप जब शर्माती हो तो और खूबसूरत और मासूम लगने लगती हो। मैं आपकी मीठी बातों में आने वाली नहीं हूँ। आपको मेरे एक और प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। बाप रे, अब कौन सा प्रश्न रह गया? यही कि आपने शादी क्यों नहीं की दोबारा? आपके मामा मामी कोई अच्छी लड़की ढूंढ करके आपकी शादी करा देते तो शायद आप बहुत पहले ही नॉर्मल हो जाते, हंसी खुशी की जिंदगी गुजारते। मेरा ऐसा मानना है। सब डेस्टिनी है। डेस्टिनी ने ही मुझे आपसे मिला दिया, और क्या चाहिए? क्या मतलब? मुझे समझ में नहीं आया। सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सब समझ में आया है, मगर आप नासमझ बन रही हैं। आप अपने दिल से सवाल कर लेना तो सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपने तो मेरे बारे में सारी बातें सुन ली, मगर अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेखा की ओर देख करके शंकर ने कहा, आज आपकी बारी है। मेरा जन्म कुंडली किसी और दिन खोलूंगी आपके सामने, तब आप देख लेना जन्म कुंडली में क्या क्या लिखा है। वैसे मेरे जन्म कुंडली जाने बिना आप मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाएंगे क्या? आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, मेरी स्टूडेंट नहीं हैं। मैं आपके पास भी तो पढ़ने के लिए आने वाली हूँ। मुझे पढ़ाएंगे नहीं क्या? बिना जन्म कुंडली देखे ही आपका हार्टली वेलकम। आप हमारी रिश्तेदार बनने वाली हैं, मेरा मतलब अनुषा की ननद। फिर मैं कैसे आपको रिजेक्ट कर सकता हूं? इसका असर अगर अनुषा पर भी हुआ तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। शंकर हंसने लगा। अच्छा, तो मैं रिश्तेदार बनने वाली हूं इसलिए आप मुझे पढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं। फिर तो आप बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं। जिन स्टूडेंट को आप पढ़ाते हैं वो भी आपके रिश्तेदार हैं क्या? लेखा भी कहाँ कम पढ़ने वाली थी। मैं तुमसे बातों में नहीं जीत सकता लेखा। नहीं नहीं, आप तुम कह दिया तो कौन सा गुनाह हो गया? आफ्टर ऑल मैं आपकी स्टूडेंट ही तो हूँ, आपसे छोटी हूँ, तो तुम कहने में क्या हर्ज है?
तुम में जो अपनापन है वह आप में कहाँ है। आप कहने से दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, मैं तुम कह लूँगा, मगर आप भी तो मुझे आप कहती हैं। बाप रे, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और मैं आपसे तुम करके बात करूं। माय गॉड, मैं यह सोच भी नहीं सकती। लेखा की बात सुन करके शंकर मन ही मन सोचने लगा, एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब तुम ही कहोगी लेखा, परंतु मैं अभी तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहूँगा। पहले तुम्हें अच्छे से जान लूँ कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, फिर मैं यह बात एक दिन तुम्हारे सामने कहने की हिम्मत करूँगा। आप चुपचाप क्या सोच रहे हैं? रात बहुत हो गई है, घर नहीं जाना है क्या? लेखा की बात सुनकर के शंकर जैसे नींद से जाग उठा और घड़ी की ओर देख करके कहा, बाप रे, 12:30 बज गया। सचमुच अब हमें चलना चाहिए। तुम्हें नींद भी आ रही होगी, सुबह से तुम बहुत जगह घूम चुके हो, बहुत थक गई हो, समय का पता ही नहीं। मैंने तुम्हें पनिशमेंट दिया है ना? तुम मन ही मन सोच रही होगी, कैसा इंसान हूं मैं, तुम्हारे थकान के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। नहीं नहीं शंकर, आपसे बात करते करते तो थकान के बारे में बात याद ही नहीं रहा। मेरी सारी थकान मिट गई यहाँ बैठ करके बातें करते करते। आज आपने अपनी जिंदगी का राज मुझे बताया, जिसके लिए आई एम ग्रेटफुल। आपने मुझ पर इतना भरोसा किया, मेरा मन हल्का हो गया आपसे खुल करके सारी बात बताने के बाद। ग्रेटफुल तो मुझे होना चाहिए जो आप इतने अच्छे से मेरी बातें सुन रही थी। शंकर की बात सुन करके लेखा ने मुस्कुरा करके शंकर की ओर देखा तो शंकर ने भी मुस्कुरा दिया और दोनों स्टार बक्स से बाहर निकले। बाहर ठंड थी, इसलिए लेखा ने शंकर का कोट ऊपर से ओढ़ लिया। शंकर के कोट से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी जो उसके सांसों में घुल करके सांसों को महका रही थी। लेखा ने धीरे से हाथ से कोट को छुआ और मन ही मन कहा, आपका यह परफ्यूम मुझे बहुत पसंद आया शंकर। शंकर और लेखा एक दूसरे को धीरे धीरे समझने लगे। दोनों में दोस्ती हुई, मगर एक सीमा तक। लेखा को अपनी माँ के अनुभवों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, इसलिए वह सीमा रेखा कभी नहीं लांघना चाहती। शंकर भी लेखा का बहुत सम्मान करता है, इसलिए हमेशा एक दूरी बना करके रखता है। शंकर के पास पढ़ने जाना और कभी भी कोई ज़रूरत हो तो हेल्प मिलना लेखा के लिए सोने पर सुहागा जैसे हो गया। एक तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA करना, ऊपर से शंकर जैसे प्रोफेसर के साथ एक दोस्ती का रिश्ता होना लेखा के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया। लेखा को बचपन से लेकर के अब तक मिले अपमान के घाव धीरे धीरे भरने लगे। शंकर के अच्छे व्यवहार और दोस्ती ने लेखा के घाव पर मरहम का काम किया। इसी को कहते हैं डेस्टिनी। हिंदुस्तान में बने घाव अमेरिका में आकर के भर रहे हैं, इसे डेस्टिनी नहीं तो और क्या कहेंगे। व्यस्तता में एक साल कैसे बीत गया लेखा को समझ में नहीं आया। उसका MBA एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होने के बाद उसने निर्णय ले लिया प्रोफेसर शंकर के अंडर PhD करना है। लेखा का एकेडमिक परफॉर्मेंस देख करके शंकर भी बहुत खुश हुआ और उसे अपना PhD स्टूडेंट रखने का मन बना लिया। शंकर जैसे प्रोफेसर की रजामंदी पा करके लेखा फूली नहीं समा रही है। उसका एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। अभी एज ए PhD स्टूडेंट लेखा का एडमिशन तो नहीं हुआ है, मगर प्रोसेस चल रहा है, इसलिए कभी कभी शंकर के पास डाउट क्लियर करने के लिए चली जाती है। विभिन्न देशों के स्टूडेंट के साथ बैठ करके एक ही लैब में काम करना और उनके संस्कार संस्कृति के बारे में जानना सोच करके ही लेखा इन दिनों खुद को गर्वित महसूस कर रही है, क्योंकि उसे जीवन में यह मौका मिला है। जीवन को नए नज़रिए से देखना कितनी सुखद अनुभूति है, यह आजकल लेखा महसूस करने लगी है। यहाँ पर कोई किसी की जन्म कुंडली नहीं पूछता, किसी को इन बातों में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। सभी अपने आप में मस्त हैं। अपने क्लासमेट से दोस्ती करना, उन लोगों से बातें करना, फिर कभी कभी सब मिल करके काफ़ी शॉप में जाना जिंदगी में एक अलग रंग घोल देता है। वीकेंड में सब मिल करके कहीं घूमने निकल जाना, कभी बॉस्टन शहर तो कभी न्यूयॉर्क शहर तो कभी किसी बीच की मस्ती। सही मायने में अब जीवन का आनंद आने लगा है लेखा को। इस जीवन में ना किसी नाते रिश्तेदार की चुभने वाली बातें और ना किसी आस पड़ोस की घूरती हुई नजरें। आजकल लेखा के मन में खुशी और दिमाग शांत। कभी कभी शंकर से पढ़ने जाना बहुत नॉलेजेबल है। जितनी देर लेखा शंकर के करीब रहती है उतनी देर मन में एक जादू सा छाया रहता है। जीवन में कुछ कर गुजरने का एक जोशु जुनून रहता है। पढ़ाई के बीच में
अगर कभी शंकर से आंखें मिल जाती तो उन आंखों की गहराई में लेखा खो जाती। आंखों में एक निशब्द भाषा जिसे वह समझती है मगर अनजान बनती हुई अपनी पलकें झुका लेती है। और ऐसा ही शंकर भी करता है। दोनों के मन में कुछ तो है मगर दोनों ही खामोश हैं। आज शुक्रवार है और लेखा को आज शाम 5 बजे शंकर के पास पढ़ने जाना है। दोपहर को थोड़ी देर के लिए लेखा की आंखें लग गई थी। वह हड़बड़ा करके उठी और घड़ी की ओर देखा, 4:30 बज रहे हैं। जल्दी से फ्रेश होकर के तैयार होकर के वह निकल पड़ी शंकर के घर की ओर। आकर के देखा शंकर अकेला है और कोई किताब लेकर के बैठा है। कोई भी स्टूडेंट अभी नहीं आया है। लेखा आकर के दरवाजे पर खड़ी हो गई मगर शंकर को पता ही नहीं चला। अपनी पढ़ाई में ही मस्त मगन था। लेखा ने धीरे से कहा, मे आई कम इन? आवाज कानों में पड़ते ही शंकर ने नजरें उठाई और कहा, ओह तुम आ गई। कम इन, सिट डाउन। बैठते हुए लेखा ने पूछा, बाकी स्टूडेंट कहाँ हैं? आज वीकेंड है, सब लोग निकल गए घूमने के लिए। तुम नहीं गई क्या? नहीं, इस वीकेंड में मेरी कोई प्लानिंग नहीं है। देखते हैं कल अगर कोई प्लान बन जाती है तो। ओके, आज क्या पढ़ने का मूड है? आपका पढ़ाने का मूड है क्या? लेखा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्वेश्चन पर क्वेश्चन, वेरी गुड। इसका मतलब है तुम आज पढ़ना नहीं चाहती हो, है ना? शंकर ने मुस्कुरा करके लेखा की ओर देख करके कहा और दोनों की आंखें मिल गई तो कुछ देर एक दूसरे को देखते ही रहे। दोनों निशब्द मगर आंखें कुछ कह रही थी। आंखों आंखों में ही मन की बातें बयां हो रही थी। दोनों को समय का भी पता ही नहीं चला। अचानक एक हवा का झोंका आकर के घर में घुसा और लेखा की खुली जुल्फें उड़ करके चेहरे पर आ गिरी। जुल्फों के बीच से बोलती हुई लेखा की 2 खूबसूरत आंखें कुछ बोल रही थी जिसे शंकर की आंखों ने समझी और शब्द जुबान पर चढ़ गए। जुल्फों को मत हटाना लेखा, इस रूप में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हवा कितनी नसीब वाली है जो तुम्हें छू करके निकल गई। शंकर की बात सुन करके लेखा ने शर्म से अपनी पलकें नीची कर ली और धीरे से कहा, हवा नसीब वाली है, आप नहीं हैं क्या? मैं भी तो आपके करीब ही बैठी हूँ। ऑफकोर्स मैं बहुत नसीब वाला हूँ जो तुम मुझे मिली, नहीं तो जिंदगी तो बेजार सी हो गई थी। जीने में मजा ही नहीं आ रहा था। लेकिन आजकल ऐसा लगने लगा है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। फिर से एक बार जिंदगी जीने की आस जगी है तो रोका किसने है? आपकी जिंदगी है, आप जैसा चाहें जी सकते हैं। अरे बात बात में पढ़ाई की बात तो भूल ही गई। आज आप पढ़ाएंगे नहीं प्रोफेसर साहब? तुम बताओ तुम्हें पढ़ने का मूड है कि नहीं? फिर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर क्वेश्चन पर क्वेश्चन होगा कि पढ़ाने का मूड है कि नहीं। लेखा खिलखिला करके हंस पड़ी तो शंकर उसकी हंसी को फिर बिना पलक झपकाए देखता रहा। ऐसे क्या देख रहे हैं? लेखा ने शर्मा करके पूछा। एक गुलाब की कली खिल करके हंसी बिखेर रही है, वही देख रहा हूँ। आप तो शायर भी हैं, केवल इकोनॉमिक में पीएचडी नहीं किया है तो क्या इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले कभी किसी से प्यार नहीं करते हैं और शेरो शायरी नहीं करते हैं? हाँ किया तो था आपने, मैं भूल ही गई थी। लेखा की बात सुनते ही शंकर के चेहरे पर एक उदासी की लालिमा बिखर गई। थोड़ी देर के बाद खुद को संभालते हुए उसने कहा, जो चैप्टर खत्म हो गया उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत क्या है? बंद किताब को बंद ही रहने दो। तुम बताओ कहाँ घूमने जाना चाहती हो? आपके पास समय है क्या? नहीं होगा तो भी तुम्हारे लिए निकाल लूंगा। तुम बोलो तो सही कहाँ जाना है? नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप बहुत बिजी पर्सन हैं। अनुषा और तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क शहर गया नहीं था क्या? यस आई फॉरगॉट, सॉरी। बहुत जल्दी भूलती हो तुम बातें। ऐसा लगता है इंडिया जाकर के मुझे भूल जाओगी, पर मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा। आपको कैसे मालूम कि मैं भूल जाऊंगी? इसका मतलब आपने मुझे पहचाना ही नहीं। लेखा ने थोड़ा सा नाराज होने का नाटक किया। अरे नाराज क्यों होती हो? मैंने यूं ही कहा। मुझे मालूम है तुम मुझे भूलोगी नहीं। इतना विश्वास है मुझ पर? पहली बार विश्वास करके बहुत बड़ा धोखा खाया। दोबारा तुम पर विश्वास करने का मन हो रहा है, इसलिए विश्वास कर रहा हूं। बाकी सब कुछ समय के हाथ में है। तुमने बताया नहीं कहाँ घूमने जाना है। अमेरिका के बारे में मुझे कितना मालूम है? आपको सब कुछ मालूम है। आप जहाँ ले चलेंगे वहीं चली जाऊंगी। मुझ पर भरोसा है ना? क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम अकेली मेरे साथ घूमने जाना चाहती हो, बिना जाने कि मैं
कैसा इंसान हो। न्यूयॉर्क में भी तो आपके साथ उस रात गई थी स्टारबक्स में, वह तो थोड़ी देर की बात थी, मगर अभी तो 2 दिन के लिए जाना चाहते हैं। क्या 2 दिन के लिए? कहाँ जाना है? देखा, 2 दिन की बात सुन करके तुम डर गई। भरोसा नहीं है ना मुझ पर? डरी नहीं हूँ, इतनी डरपोक नहीं हूँ, मुझे भरोसा है आप पर। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि 2 दिन के लिए आप जाना चाहते हैं, इसका मतलब न्यूयॉर्क से बाहर जाना चाहते हैं, है ना? हाँ, न्यूयॉर्क का कैपिटल है अल्बनी। वहाँ पर एक लेक है, लेक जॉर्ज, जो बहुत बड़ा और खूबसूरत लेक है। वहाँ पर क्रूज पर लेक घूम सकते हैं और पैरासेलिंग भी कर सकते हैं, बोटिंग भी कर सकते हैं, बहुत से एडवेंचर्स हैं, सब कुछ रहने के लिए। लेक के किनारे बहुत अच्छे अच्छे हॉस्टल और रिसोर्ट बने हुए हैं, इसलिए रहने के लिए कोई परेशानी नहीं है। बोलो, वहाँ चलना है क्या? मैं एंजिला के साथ। रहने दो, पुरानी बातें बार बार जुबान पर आ जाती हैं। कोई बात नहीं, इतनी जल्दी भुलाने वाली बात तो है नहीं, कैसे भूलेंगे? मन की बातें कह देने से ही मन हल्का हो जाता है। आजकल मेरा मन हल्का रहता है। और तुम बोलो, जाने के लिए तैयार हो क्या? अभी तक कुछ नहीं कहा। एक कहावत है, नेकी और पूछ पूछ, सुना है आपने? नहीं सुना है। उसका मतलब क्या है? मतलब है अंधे को क्या चाहिए? एक लाठी। लेखा फिर खिलखिला करके हंस पड़ी। कहावत पर कहावत, इसका अर्थ मुझे मालूम है। इसका मतलब तुम तैयार हो जाने के लिए। फिर तैयारी शुरू कर दो, कल सुबह निकलेंगे हम 8 बजे। कैसे जाएंगे? यहाँ के लोग जैसे जाते हैं, ड्राइव करके। कितने घंटे की ड्राइव है? यहाँ से 4-5 घंटे की ड्राइव है। बाप रे, फिर तो बहुत दूर है यहाँ से। अमेरिकन्स के लिए बहुत पास है, क्योंकि यहाँ इतना ड्राइव करना मामूली बात है। चिंता मत करो, यहाँ का हाईवे इतना खूबसूरत है कि देखते देखते समय निकल जाता है। और फिर हम दोनों है ना, बात करते करते निकल जाएंगे, समय का पता ही नहीं चलेगा। आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, पूछूं कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है? अरे इतना हेजिटेशन क्यों? जो भी पूछना है बिंदास पूछो। तुम ही तो कहती हो कि मन की बातें बिंदास करनी चाहिए। एंजेला के बाद आप किसी भी लड़की के साथ कभी कहीं घूमने नहीं गए हैं, है ना? नहीं, उसके जाने के बाद जिंदगी तो अभी जीने लगा हूं, तुम्हें देख करके। मुझे देख करके मतलब? तुम्हें देख करके मतलब तुम जितनी बिंदास बेधड़क जिंदगी को जीती हो, वैसा मैं हंस नहीं पाता। आजकल कोशिश कर रहा हूं तुम्हें देख करके। शंकर जोर से हंस पड़ा। आज पहली बार शंकर की इतनी जोर की हंसी देख करके लेखा भी आश्चर्य से उसे एकटक देखने लगी और सोचने लगी। एक समय था शंकर, मैं भी एक अंधेरे पथ पर भटक रही थी, कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। फिर अचानक सोचा, इस तरह जिंदगी को खत्म क्यों करूं? ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है, किसी के लिए मैं जिंदगी क्यों मिटा दूं? केवल किसी का प्यार पाने के लिए जिंदगी को अंधेरी खाई में क्यों ढकेल दूं? केवल प्यार के सहारे तो कोई जिंदगी भी नहीं जी सकता है। सुखद जिंदगी जीने के लिए आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव होना चाहिए। मैं इस जिंदगी को अपने ढंग से जीऊंगी, मेरी जिंदगी किसी की मोहताज नहीं है। कोशिश करते करते आज मैं बेखौफ बेधड़क हंसने लगी। हंसते हंसते मैंने महसूस किया है कि मन में कुछ गुबार तो बचता ही नहीं है। अगर आप बेधड़क हंस सको। एक गाना है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं भी वैसे ही हर फिक्र को धुएं में उड़ाते हुए आगे बढ़ गई। आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता है शंकर, मगर मौका आया तो कभी अवश्य बताऊंगी। क्या सोच रही हो लेखा? अभी भी डिलेमा में हो क्या? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ रहोगी तो डरने की भी जरूरत नहीं है। मुझ पर भरोसा कर सकती हो। अच्छा, तो फिर कल के लिए तैयारी शुरू कर दूं? लेखा ने खुश होकर के पूछा। हाँ बिल्कुल, तैयारी शुरू कर दो। मैं किसी होटल या रिसोर्ट में 2 रूम बुक करवा लेता हूँ एक नाइट के लिए। संडे इवनिंग को हम वहाँ से निकलेंगे तो रात को 10 या 11 बजे तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। मुस्कुराते हुए शंकर ने कहा। फिर अभी क्या करना है आपको? कुछ नहीं, लेट्स गो फॉर डिनर। डिनर? और इतनी जल्दी? अरे अभी जा करके स्टारबक्स में बैठ जाएंगे, थोड़ी देर कॉफी पीते पीते बात कर लेंगे, फिर आफ्टर 7 o'clock हम लोग किसी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे। तुम्हारे पास कोई काम तो नहीं है? काम और मेरे पास? मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, काम ही क्या होता है स्टूडेंट का। ठीक है फिर चलो बेरोजगार। शंकर फिर जोर से हंस पड़ा। टांग खींच रहे हैं कि करने दीजिए पीएचडी, फिर मैं भी रोजगार वाली बन जाऊंगी। उड़ा लीजिए हंसी।
मैं तो तुम्हारी तरह बेखौफ बिंदास हंसने की कोशिश कर रहा हूँ, जिंदगी को बिल्कुल लाइटली लेने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं कहाँ तक सफल हो पाता हूँ। जहाँ तक मेरा विश्वास है तुम्हारे संगत में मैं सक्सेस हो जाऊँगा। तुम्हें मेरे अंडर पीएचडी करने का बहुत मन है ना? बहुत। मेरी खुशकिस्मती है कि आपने रजामंदी दे दी, मुझे तो जैसे स्वर्ग मिल गया। अब ज़्यादातर समय आपके संगत में रहने का मौका मिलेगा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपसे मुझे बहुत कुछ सीखना है। मुझे एज ए पीएचडी स्टूडेंट पा करके आप खुश हैं शंकर? लेखा की बात सुन करके शंकर थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, इसका मतलब लेखा के मन में भी मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, मेरे करीब रहना पसंद करती है, तभी शायद पीएचडी करने का सोचा है इसने। लेखा तुम्हारी जैसी स्टूडेंट मिले तो मैं क्यों नहीं रखूंगा अपने पास। या तो मेरी किस्मत है कि तुम मेरी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बन करके आई हो, तुम्हें मैं यूं ही वापस जाने नहीं दूंगा। क्या हुआ प्रोफेसर साहब, आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। आप सोच रहे होंगे मेरे जैसी बुद्धू स्टूडेंट से आप परेशान हो जाएंगे, है ना? आप जैसी बुद्धू और प्यारी स्टूडेंट मुझे अभी तक नहीं मिली। आपको मैं खोना नहीं चाहता, अवश्य रखूंगा अपने पास। शंकर ने एक बात से दो बातें कहने का प्रयास किया। शंकर का प्रयास लेखा समझी, मगर नासमझ बन करके कहा, फिर तो इस बुद्धू को आप ही को संभालना पड़ेगा। तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ संभालने के लिए। इससे ज्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? पूरा भरोसा है। सौंप दिया जिंदगी आपके हवाले। मुझे पीएचडी बनाना अब आपका काम है। लेखा ने भी एक बात से दो बातें कहने की कोशिश की। लेखा की बातों का अर्थ समझ करके शंकर हाँ हाँ करके हंस पड़ा और कहा, एग्रीड एग्रीड। अब तो खुश हो ना? फिर चलो चलते हैं हम, और लेट करेंगे तो काफी का मजा नहीं ले पाएंगे। सीधा रेस्टोरेंट जा करके डिनर करना पड़ेगा। ओके लेट्स गो। लेखा ने मुस्कुरा करके शंकर की आंखों में देखा। शंकर और लेखा घर से निकल करके कॉफी हाउस की ओर चल पड़े। आज दो ऐसी जिंदगी जो जीवन के दर्द भरे रास्ते पर चलते चलते थक से गए हैं, एक नई उम्मीद लेकर के अपने जीवन के नए निशे ढूंढने खुशी खुशी उसी रास्ते पर चल पड़े, जिस रास्ते पर चल करके उन्हें थोड़ी सी खुशियां बटोरने को मिले और जिंदगी को नए तरीके से समझने का मौका मिले। इधर लॉस एंजल्स में सूर्यांश ने जिस बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया, वहां पर मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन प्रकाश हीरानंदानी की बेटी निमिषा हीरानंदानी ने भी एडमिशन लिया। एक ही सब्जेक्ट और एक ही क्लास में होने के कारण दोनों में धीरे धीरे जान पहचान हो गई। जान पहचान धीरे धीरे दोस्ती में बदली। निमिषा के मन में तो सूर्यांश के लिए प्यार की भावना पलने लगी, मगर सूर्यांश अभी भी लेखा से जो दर्द मिला उसे भुला नहीं पाया, इसलिए उसने दोस्ती से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। लगातार निमिषा की कोशिश के बाद धीरे धीरे सूर्यांश थोड़ा खुलने लगा और अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने के लिए सोचने लगा। इंसान आखिर कब तक उदासी के अंधेरे में खो करके अपना जीवन जी सकता है? कभी ना कभी तो उसे भी एक उम्मीद की उजली किरण की आवश्यकता होती है। सूर्यांश को भी उस किरण की आवश्यकता हुई और वह किरण निमिषा में नजर आई तो उसने निमिषा का हाथ थाम लिया और बीती ताही बिसार दे वाली कहावत को चरितार्थ करने के लिए अतीत को भुलाने की कोशिश करने लगा। दोनों के मन की भावना को अभी तक शब्द नहीं मिले, मगर दोनों में यह बात हुई कि दोनों भी एमबीए के बाद अपने देश लौट करके जाएंगे। सूर्यांश ने अपने पापा से लौटने का वादा किया था और निमिषा के पापा तो इसी शर्त पर उसे एमबीए करने के लिए भेजे थे कि वह एमबीए के बाद लौट करके इंडिया आएगी तो दोनों को ही अपना वादा निभाने के लिए अपना देश लौटना है। इसलिए दोनों खुश हैं। दोनों को इंतजार है कि फाइनल सेमेस्टर खत्म हो जाए और सब कुछ समेट करके फिर अपने देश लौट जाएं। निमिषा के मन में सूर्यांश का जीवन साथी बनाने का ख्वाब पलने लगा, मगर सूर्यांश के मन में क्या है यह अभी तक उसे पता नहीं चला। सूर्यांश ने कभी भी दोस्ती की सीमा नहीं तोड़ी। दोनों के एक साथ पढ़ाई करते हैं, घूमते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, मगर हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करके। जाने से पहले निमिषा सूर्यांश के मन की बात जानना चाहती है और उससे वादा लेकर के देश लौटना चाहती है। इसलिए एक दिन मौका देख करके निमिषा ने बात छेड़ी, सूर्यांश इंडिया लौट करके तुम क्या करना चाहते हो?
पापा से वादा किया था उनके बिजनेस को संभालूंगा, इसीलिए बिजनेस को संभालना है और क्या करना है। निमिषा की मन की बात सूर्यांश समझ नहीं पाया, इसलिए बिना समझे ही बोल दिया, अरे बुद्धू, मैं यह बात नहीं कह रही हूँ। फिर कौन सी बात कह रही हो तुम? यही कि तुम वापस जाओगे तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शादी किसी और से कर देंगे, है ना? उन लोगों ने लड़की देख रखी होगी या तुमने पसंद की है कोई लड़की? झिझकते हुए निमिषा ने अपनी बात की। निमिषा की बात सुनकर के सूर्यांश जोर से हंस पड़ा। तुमने हंसा दिया एकदम से, शादी की बात पर आ गई। अभी जा करके मुझे बिजनेस संभालना है, फिर खुद को थोड़ा सेटल करना है, फिर सोचूंगा शादी के लिए। इतनी भी जल्दी क्या है? लगता है तुम्हें बहुत जल्दी है शादी की। तुमने इंडिया में कोई लड़का पसंद किया है क्या, या तुम्हारे मम्मी पापा ने पसंद कर रखा है? कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा होगा मेरे हिसाब से। हाँ, एक लड़का मैंने पसंद कर रखा है इंडिया में, बिजनेसमैन का लड़का ही है। तुम मिलना चाहोगे क्या उससे? मुस्कुराते हुए निमिषा सूर्यांश के चेहरे का हाव भाव पढ़ने लगी। निमिषा की बात सुनकर के सूर्यांश का चेहरा एकदम से बदल गया। फिर खुद को संभालते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है, मिला देना। क्यों नहीं मिलूंगा? मिलने में क्या हर्ज है? तुम्हारी पसंद है, जरूर अच्छी होगी। हाँ, मेरी पसंद भला बुरी कैसे हो सकती है? लड़का अच्छा है मगर थोड़ा सा कम बोलता है और मन की बातें मन में ही रख लेता है। उसकी यही आदत मुझे पसंद नहीं है। अब उसे मैं पसंद हूं तो फिर उसे खुल करके बात करनी चाहिए। उसने अगर मन की बातें नहीं की तो तुम्हें कैसे पता चला कि वह तुम्हें पसंद करता है? कॉलेज में दोनों एक साथ पढ़ते थे, घूमते थे, बातें करते थे। उसकी आंखें बता रही थी कि मैं उसे बहुत पसंद हूँ। मुझसे बहुत अच्छी दोस्ती भी है, मगर खुल करके कभी नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद हो, आई लव यू जैसा लोग करते हैं। निमिषा की बात सुन करके सूर्यांश को लगने लगा कि इशारा उसकी ओर तो नहीं। वह मन ही मन सोचने लगा, इसका मतलब निमिषा मुझे केवल दोस्त नहीं समझती है, उसके मन में मेरे लिए प्यार की भावना है। क्या सोच रहे हो सूर्यांश? मैंने कुछ कहा है? मेरी बातों का जवाब नहीं दिया तुमने। आई लव यू कहने से ही प्यार होता है, अदरवाइज नहीं होता है क्या? आई लव यू ही कहना ज्यादा जरूरी है या फिर मन की भावना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? किसी के मन में भावना है, जब तक इजहार नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा? मैं कोई सर्वज्ञाता ईश्वर तो नहीं हूँ जो मन की बातें समझ जाऊंगा, और समझ जाऊंगा तो भी क्यों बताऊं? जिसके मन में भावना है उसे खुद इजहार भी करना चाहिए। हर लड़की यही चाहती है और मैं कोई अलग नहीं हूं। निमिषा ने थोड़ी नाराजगी दिखाई। नाराज क्यों होती हो निमिषा? उस लड़के से मुझे मिला देना, मैं उसे समझा दूंगा, और यह संभव तब होगा जब हम इंडिया लौटेंगे। इंडिया में लौट करके मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा एक बार। अगर नहीं आया तो उस लड़के से मैं मिलूंगा कैसे? मुंबई का ही लड़का है ना? मंद मंद मुस्कुराते हुए सूर्यांश ने इनडायरेक्टली निमिषा का मन की बात बता दी। सूर्यांश की बात सुन करके निमिषा चहक पड़ी। क्या तुम मेरे घर आओगे? क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? दिल्ली से मुंबई कितनी दूर है? एक दोस्त होने के नाते तुम्हारे घर में नहीं आ सकता क्या? तुम्हारे मम्मी पापा नाराज होंगे क्या? क्या बात कर रहे हो सूर्यांश? मेरे मम्मी पापा इतने कंजर्वेटिव नहीं हैं। ऐसे होते तो मुझे कभी भी अमेरिका नहीं भेजते पढ़ने के लिए। मुंबई में भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा मतलब कॉलेज फ्रेंड। उन लोग हमेशा मेरे घर में आते जाते रहते हैं। मेरे मम्मी पापा कभी कुछ नहीं कहते हैं। फिर तो कोई बात ही नहीं है। मैं आऊँगा और तुम मुझे अपने सपनों के राजकुमार से मिला देना। मैं उसे समझा दूंगा कि तुम्हें गुलाब का फूल देकर के प्रपोज करे और कहे, विल यू मैरी मी? सूर्यांश जोर जोर से हंस पड़ा। सूर्यांश की बात सुन करके निमिषा सोचने लगी, तुम ही तो मेरे सपनों के राजकुमार, फिर तुमसे मैं किसी को मिलाऊंगी कैसे? तुम बिल्कुल बुद्धू हो। अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। क्या तुमने अभी तक मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखा? किसी लड़की की आंखों की भाषा नहीं समझते हो? तुम बहुत बुद्धू हो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है फिर तुम जोर से हंस क्यों रहे थे? जरूर तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो। क्या हुआ निमिषा? क्या सोच रही हो? क्या उस लड़के से मुझे मिलाओगी नहीं? वह लड़का यह सुन करके बुरा मान जाएगा क्या कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ? हो सकता है बुरा मान जाए। उसे अगर पता चल जाएगा कि हम दोनों यहाँ खूब घूमते थे, बातें करते थे, तो उसके मन में शक होने लगेगा कि कहीं मैं तुमसे प्यार तो नहीं करती। अगर वह शक करता है तो उसका शक सच करने के लिए कह देना कि
तुम मुझसे प्यार करती हो, इतना नहीं कह सकती क्या? सूर्यांश फिर मुस्कुराने लगा। वह बुरा मान गया और मुझे छोड़ करके चला गया तो मैं जिंदगी भर अनमैरिड रह जाऊंगी, किसी और से कभी भी प्यार भी नहीं कर पाऊंगी और शादी भी नहीं कर पाऊंगी। फिर क्या किया जाए? वह लड़का भी ऐसा ही है, तुम्हें आई लव यू नहीं कह रहा है और तुम उसी से प्यार करती हो, फिर बात कैसे बनेगी? एक काम करो तो शायद बात बन जाए। निमिषा अचानक बोल पड़ी, जल्दी से बताओ क्या बात है? तुम उस लड़के से कह दो आई लव यू, फिर तो बात क्लियर हो जाएगी, उसे भी समझ में आ जाएगा कि तुम उसे बहुत चाहती हो और बारात लेकर के तुम्हारे घर आ जाएगा। शादी में मुझे बुलाना मत भूलना, तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें मैं नहीं बुलाऊंगी। अच्छा, अब तक तो बहुत अच्छा था, मेरे साथ घूम रही थी, पढ़ रही थी, अब जाने का समय आया तो मैं बहुत बुरा हो गया। मुंबई वाले लड़कों की याद बहुत आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आऊँगा मैं तुम्हारे घर। मैं तो सोच रहा था मम्मी पापा को लेकर के आऊँगा और बात पक्की करके ही जाऊँगा, परंतु जब तुम मना कर रही हो तो मैं नहीं आऊँगा। सूर्यांश फिर मुस्कुरा रहा था निमिषा को देख करके। सूर्यांश की बात सुन करके निमिषा उसके पास आई और उसकी पीठ पर जोर से मारते हुए कहा, बहुत बुरे हो तुम सूर्यांश, 1 साल हो गया मैं इसी बात के लिए इंतजार कर रही थी, मगर तुम मुझे सताए जा रहे थे, जान करके भी कि मेरे मन में क्या है। तुमने कभी भी अपने मन की बात नहीं बताए, सचमुच तुम बहुत बुरे हो। मैं एक एक पल तुम्हारे मुंह से यह बात सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कहते कहते निमिषा की आंखें नम होने लगी तो सूर्यांश को भी देख करके बहुत बुरा लगा। पास आकर के उसने निमिषा के आंसू पोंछते हुए कहा, बुद्धू कहीं की, इतने दिनों से यह बात समझ में नहीं आई कि मेरी आंखों में क्या है, मेरे मन में क्या है? आई लव यू कहने से ही प्यार होता है क्या? प्यार तो मन की भावना है और मन की भावना आंखों में दिख जाती है, इसलिए तो कहते हैं आंखें मन की आईना है। मुझे नहीं पता कि तुम इतनी बुद्धू हो, पता होता तो पहले ही कह देता। निमिषा, आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी? निमिषा ने आंखों में आंसू लिए सूर्यांश का हाथ पकड़ करके मुस्कुरा करके कहा, ओ सूर्यांश, जाने से पहले तुमने बात कह दी, मुझे बचा लिया, वरना मैं मर जाती। रियली आई लव यू वेरी मच सूर्यांश, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अब तुम पर है कि तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो या मुर्दा? सूर्यांश ने निमिषा के ओंठों पर उंगली रख करके कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं करोगी तुम। घर लौट करके ही मैं मम्मी पापा से सारी बातें बताऊंगा और उनको लेकर के मैं तुम्हारे घर बात पक्की करने आऊंगा, मेरा पक्का वादा रहा। मम्मी पापा ने मना कर दिया तो क्या करोगे तुम? सवाल ही नहीं उठता। मम्मी पापा ने तो कह दिया लौटते ही मेरा रिश्ता पक्का करेंगे और मेरी शादी करेंगे। उनको जब पता चलेगा कि बड़े बिजनेसमैन प्रकाश हीरानंदानी की बेटी से मुझे प्यार है तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखो, मैंने वादा किया है तो निभाऊंगा अवश्य ही। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो वादा करके तोड़ देता है। कहते कहते सूर्यांश की आंखों में एक पल के लिए लेखा का चेहरा उभर आया, दूसरे ही पल उसने पलकें बंद करके उस तस्वीर को आंखों से ओझल कर दिया। दिल में एक हुक सी उठी मगर सामने खड़ी निमिषा का चेहरा देख करके खुद को संभाल लिया। पहला पहला प्यार था जिसे भुलाना इतना आसान तो नहीं, मगर कोशिश जारी है, धीरे धीरे सब घाव समय भर देगा। एक मीठी सी स्माइल दे करके आंखों में खुशी के आंसू ले करके निमिषा ने केवल इतना कहा, सूर्यांश, मैं बेसब्री से इंतजार करूंगी। सूर्यांश ने निमिषा का हाथ पकड़ करके कहा, तो चलो आज इसी खुशी में एक मॉल चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। जाने के लिए बहुत समय नहीं बचा है, एग्ज़ाम के बाद ही तो हमें निकल जाना है। जाने से पहले अमेरिका के कुछ कपड़े और कुछ चीज़ें लेकर के जाएंगे। मुझे अपने परिवार वालों को और अपने दोस्तों को कुछ गिफ्ट करना है। तुम बताओ तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद है, मैं वही चीज़ें तुम्हें शादी में गिफ्ट करना चाहता हूँ और अमेरिका से लेकर के जाना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जो पसंद है दे देना। तुम जो भी दोगे मुझे खुशी होगी। मुझे भी अपने घर वालों के लिए और दोस्तों के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना है। सारी शॉपिंग एक साथ तो नहीं कर सकते,
धीरे धीरे करनी पड़ेगी। इसलिए आज इस खुशी में लेट्स गो फॉर शॉपिंग एंड डिनर। आज मैं इतनी खुश हूँ सूर्यांश बता नहीं सकती। सूर्यांश की आंखों में देख करके निमिषा ने कहा, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे से खुशी झलक रही है, मुझे पता है तुम कितनी खुश हो। सूर्यांश भी मुस्कुरा करके निमिषा की आंखों की गहराई में खो गया। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे और आंखों की भाषा समझते रहे। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके कदम से कदम मिला करके आगे की ओर चल पड़े। आज एक टूटे हुए दिल को जीने का सहारा मिला, उसके जख्मों पर प्यार का मरहम लगा। उम्मीद है अब घाव भर जाएगा। शायद समय भी यही चाहता है और यही डेस्टिनी है। डेस्टिनी के विरुद्ध जब भी कोई काम इंसान करने जाता है तो बीच में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए शायद लेखा और सूर्यांश का संबंध भी जुड़ नहीं पाया। दोनों की किस्मत का फैसला तो अमेरिका जा करके होने वाला था, इसलिए डेस्टिनी ने दोनों को उस ओर खींचा। जो भी हो, दोनों को अपने जख्म भरने के लिए वक्त ने साथ दिया और धीरे धीरे दोनों संभलने लगे। दोनों अतीत की काली स्मृति पर वर्तमान की सुखद रोशनी फैलाने की कोशिश करने लगे। यही दोनों की नियति है और यही दोनों की जिंदगी। हम साधारण इंसान को भविष्य की कोई बातें पता नहीं होती, इसलिए वर्तमान की एक सुखद घटना को लेकर के यह तय कर लेते हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। सूर्यांश और लेखा के जीवन को लेकर के भी हमने यही सोचा। हमें यह पता ही नहीं है कि हो सकता है इनके भविष्य में कुछ और लिखा हो जो इनके लिए बिल्कुल सही और सुखद होगा। केवल एक दुखद घटना घट जाने पर जिंदगी रुकती नहीं है, ना ही उसके इर्द गिर्द हमें घूमते रहना चाहिए। जिंदगी में सदैव सकारात्मक सोच रख करके आगे की ओर कदम बढ़ाना चाहिए और वही लेखा ने किया। इसलिए तो लेखा औरों से अलग है। सूर्यांश ने भी लेखा से कुछ सीखा और बी पॉजिटिव की सोच रख करके हिम्मत से आगे चल पड़ा। अब उसे लेखा से कोई शिकायत नहीं रही, क्योंकि वह भी डेस्टिनी पर विश्वास करता है। ईश्वर करे दोनों को जीवन के नए सफर में सुखद एहसास हो, सफर खुशी से कट जाए। देखते हैं चार पंछी चार तिनके लेकर के चले हैं कहाँ। लेखा और शंकर दोनों सुबह 8 बजे लेक जॉर्ज की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए निकल पड़े। मन में एक उमंग और खुशी का खजाना लेकर के शहर से निकल करके कार न्यूयॉर्क सिटी और अल्बनी के बीच की हाईवे पर तेज रफ्तार से भागने लगी। चौड़ी चौड़ी सड़कें और दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों पर ऊंचे घने वृक्षों की हरियाली को देख करके लेखा बहुत ही आश्चर्यचकित भाव लेकर के दोनों ओर नजरें दौड़ाने लगी। समर के महीने में फूल भी रंग बिरंगे खिलते हैं। उन फूलों का नज़ारा भी कश्मीर की फूलों भरी वादियों से कम नहीं है। लेखा इतनी खुश और उत्साहित है, देख करके शंकर को भी बहुत आनंद आ रहा है। कुछ दूर जा करके सेब के बगीचे में सेब से लदे हुए पेड़ देखे तो लेखा तो चहक पड़ी। शंकर शंकर, क्या हम इस बगीचे के पास रुक करके थोड़ा सा बगीचे में घूम नहीं सकते? हाईवे का यह नियम है कि कहीं पर भी कार रोक नहीं सकते। रुकने की जो जगह निर्धारित की गई है केवल वहीं रुक सकते हैं। वैसे भी इस बगीचे में हम नहीं जा सकते हैं, इसके लिए हमें अलग से आना पड़ेगा, उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। मैं तुम्हें किसी दिन किसी खूबसूरत सेब के बगीचे में ले जाऊंगा, तब खूब सेब तोड़ना और खाना। शंकर की बात सुन करके लेखा के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने मायूसी से कहा, अरे सारा मज़ा किरकिरा हो गया। मैंने तो सोचा था इस बगीचे में जा कर के सेब के पेड़ पर चढ़ जाऊंगी और खूब सेब तोड़ूंगी। लेखा की बचपना देख करके शंकर ने मुस्कुरा करके कहा, अभी तो बहुत कुछ देखना है, अभी से उदास होने से काम नहीं चलेगा। लेखा कहा ना, कभी सेब के बगीचे में ले जाऊंगा, तब तोड़ना खूब सेब। अभी तो ड्राइविंग का मजा लो और हाईवे की खूबसूरती को देखो। उदास हो करके बैठ जाओगी तो सब मिस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेट्स गो। शंकर की ओर देख करके लेखा ने मुस्कुरा करके कहा, मैं तो लगातार तेज रफ्तार से आगे ही बढ़ रहा हूँ, तुम डर मत जाना। तुम्हें वह गाना याद है, एक रास्ता है जिंदगी, जो रुक गए तो कुछ नहीं? हाँ याद है, कभी नानी के साथ टीवी में मूवी देखी थी, पुरानी मूवी है काला पत्थर। इसमें शशि कपूर बाइक चलाते हुए गाना गाता है और कुछ खूबसूरत लड़कियां सड़क के किनारे नाचती गाती हैं। ऐसा असल ज़िंदगी में कभी होता है क्या? अभी तो हमें कोई लड़की नाचते हुए गाते हुए नहीं दिख रही है। फिल्म में भी ना कुछ भी दिखाता है डायरेक्टर।
फिल्म तो फिल्म है और असल ज़िंदगी है। दोनों को कंपेयर क्यों करती हो? मुझे तो केवल वह गाना पसंद है, क्योंकि यह ज़िंदगी भी तो एक लंबे रास्ते की तरह है। चलते रहो तो जीवन है और रुक गए तो मौत है। शंकर के मुंह से मौत सुन करके लेखा ने उसके ओंठों पर उंगली रख दी। चुप, गाड़ी चलाते हुए मौत की बात मत करिए। अचानक लेखा के हाथों का स्पर्श पा करके शंकर का रोम रोम सिहर उठा। आज पहली बार लेखा ने शंकर को छुआ। इस छुअन में बहुत अपनापन है, यह आज उसे एहसास हुआ। उसने एक हाथ से लेखा की उंगली पकड़ करके ड्राइव करने लगा। बहुत देर ऐसे ही ड्राइव करता रहा। लेखा भी शंकर का स्पर्श पा करके कुछ देर के लिए खामोशी से उस छुअन को महसूस करने लगी। अचानक लेखा को याद आया कि दोनों एक दूसरे की उंगली पकड़े हुए हैं, तो उसने उंगली छुड़ा करके हाथ खींच लिया और शंकर की ओर देख करके धीरे से कहा, एक हाथ से ड्राइव मत करिए। इतनी देर बाद शंकर को भी एहसास हुआ कि लेखा की उंगली पकड़ करके वह एक कार से ड्राइव कर रहा था। उसने लेखा की बात सुन करके हंसते हुए कहा, डरो मत, एक हाथ से ड्राइव करने की आदत है मुझे। फिर भी इतनी तेज स्पीड में गाड़ी चल रही है कि एक हाथ से ड्राइव करना ठीक नहीं है। ओके, मैं दो हाथ से ड्राइव कर रहा हूँ, अब तो खुश हो ना? लेखा ने कुछ कहा नहीं, केवल हाँ में सिर हिला दिया। शंकर जोर जोर से हंस पड़ा। केवल सिर हिला रही हो? गूंगी हो गई क्या? हाँ, आपने मुझे गूंगी बना दिया है। मैंने गूंगी बना दिया? वो कैसे? अभी अभी जो भी किया उससे। शंकर फिर जोर से हंस पड़ा। ओह, मैंने तुम्हारी उंगली पकड़ ली थी इसलिए, लेकिन तुमने तो मेरे ओंठों पर उंगली रख दी थी, तो मुझे बात करने के लिए उंगली हटाना तो पड़ेगा ही ना। उंगली हटाने के लिए उंगली पकड़ना पड़ता है क्या? उंगली पकड़ करके ड्राइव करना पड़ता है क्या? जैसे ही तुम्हारी उंगली पकड़ी तो मुझे तो होश ही नहीं रहा। मैं ड्राइव करता गया, बड़ा आनंद आ रहा था, तुमने डिस्टर्ब कर दिया उंगली छोड़ करके। तो क्या उंगली पकड़ करके पूरी ड्राइव कर लेते? बिल्कुल जॉर्ज लेक तक। हाँ, कर लेता, इसमें क्या बड़ी बात है? बल्कि मुझे तो ड्राइव करने में और ज़्यादा आनंद आता। क्या मैं इस उंगली में जो इतना आनंद आता है? लेखा ने जानबूझ करके सवाल किया ताकि शंकर के मुंह से सच्ची बातें सुनने को मिले। केवल महसूस किया जा सकता है, वह बातें बताई नहीं जा सकती है। शंकर ने मुस्कुरा करके लेखा की आंखों में आंखें डाल दी, तो लेखा ने हड़बड़ा करके आंखें नीची कर ले। फिर दोनों के बीच में कुछ देर खामोशी छाई रही। दोनों शायद एक दूसरे की छुअन को महसूस कर रहे थे। बड़े बड़े घने पेड़ों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के बीच बसा है विशाल लेक जॉर्ज। चारों ओर बड़े बड़े होटल्स और रिजॉर्ट से घिरा हुआ है लेक का पानी इतना साफ है कि नीला आसमान उसमें समा गया। पानी बिल्कुल नीला दिखाई देता है। लेक की इतनी खूबसूरती को देख करके लेखा की नज़र एक जगह ठहर ही नहीं रही थी। अत्यधिक आनंद से विभोर हो करके लेखा इधर उधर नज़रें दौड़ा रही है और खूबसूरती को आंखों के रास्ते मन में भरने की कोशिश कर रही है। लेखा को आश्चर्यचकित देख करके शंकर ने पूछा, कैसा लगा लेखा? कैसा लगा लेक? इट्स अमेजिंग, लाइक हेवन। कौन कहता है कि धरती पर स्वर्ग नहीं है? मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा खूबसूरत स्वर्ग होगा। स्वर्ग तो केवल एक कल्पना है, हम तो रियल स्वर्ग को धरती पर देख रहे हैं। इस लेक के बारे में मुझे कुछ जानकारी देते तो अच्छा होता शंकर, फिर इंडिया जा कर के मैं सबको इसके बारे में बता सकती। गूगल बाबा से सारी जानकारी मिल जाएगी लेखा, फिर भी मैं आपकी जुबानी सुनना चाहती हूँ। ओके, फिर सुनो, जितना मुझे जानकारी है मैं बताता हूँ। यह लेक हडसन एवं सेंट लॉरेंस रिवर के बीच में बसा हुआ है। लेक जॉर्ज को क्वीन ऑफ अमेरिकन लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस लेक की लंबाई 51.8 किलोमीटर एवं चौड़ाई 3.2 किलोमीटर है। इसकी गहराई 60 मीटर। यह लेक ब्लैक माउंटेन और एलिफेंट माउंटेन से घिरा हुआ है। कहा जाता है भूकंप के कारण यह लेक बना है। लेक का पानी इतना प्योर है कि मिनरल वाटर के समान है। वाओ,
इतना बड़ा लेक और इतिहास तो काफी इंटरेस्टिंग है। अब बताओ तुम्हें बोटिंग करना है, क्रूज पर जाना है या फिर पैरासेलिंग करना है? पहले मुझे आपके साथ बोटिंग करनी है, उसके बाद पैरासेलिंग का मजा लेना है। इट्स वेरी एडवेंचर। आज क्रूज रहने देते हैं। यस, इट्स रियली एडवेंचर्स। तो चलो पहले बोटिंग के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा पानी में? लेक काफी गहरा है, गहराई से तो मुझे डर लगता है, मगर आप साथ हैं तो डर कैसा? डर लगेगा तो आपको कस करके पकड़ लूंगी ताकि पानी में ना गिर जाऊं। गिरेंगे तो दोनों साथ साथ गिरेंगे। आपको तैरना आता है ना? लेखा के होंठों पर हंसी मगर आंखों में डर समाया हुआ है। लेखा की बात सुन करके शंकर प्यार भरी नजर से लेखा को देखने लगा और सोचने लगा, कितनी मासूम है, कितनी आसानी से कह दिया कि डर लगा तो आपको कस करके पकड़ लूंगी, गिरेंगे तो दोनों मिल करके गिरेंगे। तुम सचमुच बहुत भोली हो लेखा, तुमने सोचा ही नहीं कि तुम क्या कह रही हो। तुम्हारी यही मासूमियत तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देती है, तभी तो मैं दिल हार बैठा। प्रोफेसर शंकर, यहाँ पर भी आप लेक्चर के बारे में सोच रहे हैं क्या? मेरी बातों का जवाब ही नहीं दिया। लेखा की बात सुनकर के शंकर जैसे नींद से जाग उठा। नहीं नहीं, मैं कुछ और ही सोच रहा था। मुझे तो तैरना नहीं आता है, इसलिए मैं सोच रहा था कि दोनों मिल करके गिर जाएंगे तो दोनों ही पानी में समा जाएंगे। शंकर को मजाक सूझा, इसलिए उसने लेखा को झूठ मूठ बोल दिया। फिर तो मैं बोटिंग के लिए नहीं जा रही। रहने दीजिए बोटिंग, हम लोग क्रूज पर चलते हैं। लेखा सचमुच डर गई। देख करके शंकर ने बात संभाली। नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। बोट चलाने वाला हमें संभाल लेगा। इन लोग बड़े उस्ताद होते हैं। फिर भी मुझे डर लगा तो मैं आपको पकड़ लूंगी। परमिशन है ना? लेखा की बात पर शंकर फिर हंस पड़ा। है परमिशन, बिल्कुल परमिशन है। जब डर जाओगी तो मुझे पकड़ लेना, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मैं तो नहीं, रहने दो, अभी इतना ही काफी है। शंकर के मुंह से बात निकलने वाली थी कि मैं तो जिंदगी भर तुम्हें संभालने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं तुम तैयार हो कि नहीं। कहते कहते वह रुक गया। मैं तो आप कहते कहते रुक गए। क्या कहने जा रहे थे? कुछ नहीं, अभी रहने दो, बाद में बताएंगे। अभी चलो हम बोटिंग के लिए चलते हैं। शंकर ने बात टालने के लिए जल्दबाजी की। अच्छा ठीक है, चलिए। बोट धीरे से स्टार्ट हुई मगर धीरे धीरे रफ्तार बढ़ गई। चारों ओर अथाह नीला पानी और खूबसूरत दृश्य, स्वर्ग सी अनुभूति जिसे मन से महसूस कर रही थी लेखा, क्योंकि वह पहली बार इस लेक पर आई और वह भी शंकर के साथ। इधर बोट तेज रफ्तार से भाग रही थी, कहीं कहीं क्रूज भी तेज रफ्तार से पानी पर तैरती नजर आई। लेखा और शंकर की बोट तेज रफ्तार से भाग रही थी कि अचानक सामने से एक और बोट आती हुई दिखाई दी। लेखा को लगा अभी बोट आपस में टकराने वाली है। उसने एकदम से शंकर कह करके चिल्ला पड़ी और उससे लिपट करके आंखें बंद कर ली। सब कुछ अचानक हुआ तो शंकर भी थोड़ी देर के लिए हड़बड़ा गया। लेखा को कस करके पकड़े कि नहीं। कुछ देर शंकर हिचकिचाहट में ही था, मगर लेखा ने उसे और जोर से कस करके पकड़ लिया तो उसने भी लेखा के पीठ पर हाथ रख करके उसे अपनी ओर खींच लिया। शंकर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जो उसे खुद स्पष्ट सुनाई दे रहा था। शंकर के दिल की धड़कन लेखा को भी सुनाई दे रही थी। दिल की धड़कन क्या कह रही है, इसे समझने में लेखा को जरा भी देर नहीं लगी, क्योंकि कभी ना कभी तो प्यार के इस रास्ते से लेखा गुजर ही चुकी थी, और वह कोई छोटी सी बच्ची तो है नहीं। कुछ देर तक तो शंकर को कुछ समझ में नहीं आया। चुपचाप वह लेखा के स्पर्श को महसूस करता रहा। धीरे धीरे लेखा के दिल की धड़कन भी उसे सुनाई देने लगी, जो शायद कह रही थी, मुझे अपनी बाहों में यूं ही रहने दो शंकर, मुझे अपने से अलग मत करो, मुझे तुम्हारे प्यार के सहारे की जरूरत है। शंकर का रोम रोम सिहर उठा। वह और अधिक देर तक इस अवस्था में नहीं रह पाया। उसने लेखा को धीरे से पुकारा, लेखा उठो, देखो, आंखें खोलो, बोट निकल गई है, हम लोग नहीं टकराए, तुम बेकार में डर गई। मैंने कहा था ना कि बोट चलाने वाले बहुत ट्रेंड होते हैं, इन लोग कोई भी एक्सीडेंट नहीं होने देते, डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग किनारे के पास आ गए हैं। इतनी देर बाद लेखा ने आंखें खोली तो देखा वह शंकर के सीने से लगी हुई है। हड़बड़ा करके उसने खुद को अलग किया। जैसे ही शंकर से उसकी आंखें मिली तो शर्म से उसकी आंखें झुक गई। आंखें झुका करके ही उसने कहा, सचमुच हम तो किनारे के पास हैं, थैंक गॉड कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं तो बुरी तरह से डर गई थी। शंकर ने प्यार से लेखा को देखते हुए कहा, मैं तो था साथ में,
फिर डर किस बात की? इतना डरोगी तो पैरासेलिंग कैसे करोगी? आप साथ में हैं तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे पता है आप सब संभाल लेंगे। मैं कोई ही मैन हूँ क्या जो सब कुछ संभाल लूंगा? मुझे नहीं पता आप हैं कि नहीं, मगर मेरी जिंदगी में तो आप ही मैन की तरह एंटर हुए हैं। अमेरिका में आते ही अचानक आप मिले और क्या सेंटेंस कंप्लीट करो। नहीं है तो बन जाइए मेरे लिए प्लीज। लेखा ने अपनी बात घुमा दी और शंकर की आंखों में देख करके एक प्यारी सी स्माइल दी, तो शंकर ने भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट बिखेर दी और कहा, आप रिक्वेस्ट कर रही हैं तो मुझे तो बनना ही पड़ेगा ही मैन, नहीं तो मैं अपनी लेखा को कैसे संभालूंगा। शंकर की बात सुनकर के लेखा के होंठों पर मुस्कुराहट खिल गई और मन ही मन सोचने लगी, अपनी लेखा, इसका मतलब शंकर मुझे पसंद करते हैं। देखते हैं मेरे बारे में सब कुछ जान करके भी मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। क्या हुआ लेखा, फिर किस सोच में डूबी हुई हो? उस किनारे पर आ गए, चलो। शंकर ने अपना हाथ बढ़ा दिया तो लेखा ने भी अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। शंकर ने सहारा दे करके उसे बोर्ड से नीचे उतारा और हाथ पकड़ करके ही उधर चल पड़ा जहां उन लोगों की पैरासेलिंग के लिए तैयार होना है। आज दो टूटे हुए दिल को एक दूसरे का सहारा मिला तो दोनों अतीत के अंधेरे राह से निकल करके रोशनी की ओर बढ़ गए। जिंदगी के मजे और खुशियां बटोरने के लिए दोनों इतने उत्सुक हैं कि कदम से कदम मिला करके साथ साथ एक और एडवेंचर का अनुभव लेने के लिए आगे बढ़ने लगे। डिनर के बाद लेखा अपने रूम में बैठ करके दिन भर जो घटना घटी उस बारे में सोच रही थी। वह पल याद आते ही रोम रोम सिहर उठता है जब मैं डर करके शंकर के आगोश में समा गई थी। शंकर ने भी बड़े प्यार से मुझे बाहों का सहारा दिया था। सूर्यांश के साथ बचपन की दोस्ती थी, दोस्ती प्यार में बदल गई, मगर उसके साथ ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। शंकर के साथ तो बहुत कम समय की पहचान है, फिर भी ऐसा क्यों महसूस होता है कि उससे मेरा जन्म जन्म का कोई रिश्ता है। शंकर के प्यार में समुद्र जैसा अथाह गहराई है जिसमें समा करके मैं अपने आप को भूल जाऊंगी, अतीत को भूल जाऊंगी। वह जख्म जो अब तक सहा है शंकर के एक स्पर्श भर से भर जाएगा। मुझे ऐसा विश्वास होने लगा है। इसका क्या अर्थ है? क्या मैं शंकर से प्यार करने लगी? हाँ शायद, तभी तो बेझिझक उसकी बाहों में समा गई थी, वरना यह संभव कैसे होता। लेखा, विश्वास कर ले अपने आप पर कि तू शंकर से प्यार करने लगी है। क्या शंकर भी तुझसे उतना ही प्यार करता है? हाँ शायद, तभी तो मुझे भी बड़े प्यार से आगोश में भर लिया था और दो जवां दिलों की धड़कनें एक दूसरे को समझ रही थी। लेखा अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोई हुई थी कि दरवाजे पर धीरे से किसी ने नॉक किया। आवाज सुनकर के लेखा कल्पनाओं की दुनिया से बाहर आई और उठ कर के दरवाजा खोला तो देखा सामने शंकर खड़ा है। दोनों एक दूसरे को देखते रहे खामोशी से। दोनों की जुबान बंद है, आंखों की भाषा पढ़ने में ही दोनों व्यस्त थे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की मन की बात को जानने के लिए बेताब हैं। थोड़ी देर बाद शंकर ने पूछा, तुम सो रही थी क्या? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, मैं तो बस यूं ही बैठी थी। आइए ना, अंदर बैठ करके बातें करिए। अगर तुम्हें सोना है तो मैं जाता हूँ, कल बात कर लूँगा, हिचकिचाते हुए शंकर ने कहा। कुछ कहना है क्या मुझसे? कहने का सोचा है तो कहिए, इतना क्यों हिचकिचा रहे हैं? इतना जल्दी मुझे सोने की आदत नहीं है, इसलिए सोचा कुछ देर तुमसे बात करूं, वरना हमेशा किताब लेकर के ही बैठता हूं जब तक नींद ना आए। आपको मुझसे बात करनी है तो बिंदास करिए, उसमें इतनी सफाई देने की क्या ज़रूरत है। जब दोनों घूमने के लिए आए हैं तो एक दूसरे को दोस्त तो समझ ही सकते हैं। दोस्ती नहीं होती तो मिल करके घूमने आते क्या? फिर बैठ करके बात करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। आइए अब अंदर आ जाइए। कमरे में दोनों अकेले बैठ करके बातें करना शंकर को ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उसने लेखा के सामने प्रस्ताव रखा, एक काम करते हैं लेखा, चलो बाहर चलते हैं रिसॉर्ट में, इतने सुंदर पार्क और फ्लावर गार्डन हैं, वहीं पर कहीं बैठ करके बातें करेंगे, लेक में ठंडी ठंडी हवा आएगी। मुस्कुरा करके लेखा ने कहा,
मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप जहां ले चलेंगे वहीं चलूंगी, चलिए चलते हैं। लेखा जैसे थी वैसे ही चलने के लिए आगे बढ़ी तो शंकर ने टोंक करके कहा, जैकेट वगैरह कुछ पहन लो, लेक के किनारे रात को थोड़ी ठंड लग सकती है। मैंने मोटी टी शर्ट तो पहनी है, फिर जैकेट की क्या ज़रूरत है? तुम्हें ठंड लगती है इसलिए कहा। देखो मैंने भी जैकेट पहन लिया है, फिर मुझे जैकेट पहनने की क्या ज़रूरत है? मुझे ठंड लगेगी तो आज आप मुझे अपना जैकेट नहीं दोगे क्या? लेखा की बात पर शंकर हंस पड़ा। अच्छा बाबा, ले लेना मेरा जैकेट, मैंने देने से मना किया है क्या? आपको मेरा इतना बड़ा जैकेट पहनने में अच्छा लगता है क्या? आपके जैकेट से जो परफ्यूम की खुशबू आती है ना, वह खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, सांसों में खुल करके मेरे रोम रोम में समा जाती है। शंकर की ओर देख करके लेखा मुस्कुरा पड़ी। जेंट्स परफ्यूम मेरे पास रखा है, तुम चाहो तो ले लेना। नहीं, मुझे परफ्यूम नहीं चाहिए, आपका जैकेट मेरे पास रहता है तो ऐसा लगता है आप मेरे पास हैं। अभी तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, फिर भी यह जैकेट मेरे पास रहता है तो मुझे अच्छा लगता है। लेखा की मासूमियत भरी बातें सुन करके शंकर मन ही मन सोचने लगा, तुम मुझसे सचमुच प्यार करने लगी हो लेखा। मुझे पता है जब तक मैं तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार नहीं करूंगा तुम मुझसे अपने प्यार के बारे में कभी नहीं कहोगी, पर तुम्हें यह पता ही नहीं है कि तुम्हारी बातें ऐसी हैं कि जिससे जाहिर हो जाता है कि तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है। मुझसे प्यार है तभी मेरे जैकेट से भी प्यार हो गया। खड़े खड़े क्या सोच रहे हो शंकर? मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, चलिए चलते हैं। कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? वहीं जा करके सुकून से बैठ करके हम दोनों बात कर सकें। लेक के किनारे कोई जगह ढूंढ लेंगे, बहुत जगह है बैठने के लिए। दोनों आकर के लेक के किनारे लगे बेंच पर बैठ गए। ठंडी हवा दोनों के शरीर को छू करके निकल रही थी, जिसे चुपचाप बैठ करके दोनों महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर दोनों खामोश रहे, फिर पहले लेखा ने ही पूछा, क्या बात करना चाहते थे मुझसे? कोई खास बात नहीं, बस तुम्हारे बारे में जानना चाहता था। क्या तुम मुझे अपने बारे में खुल करके बताना चाहोगी? मेरी जन्म कुंडली के बारे में आपको सब कुछ जानना है क्या? नहीं, तुम्हारी जन्म कुंडली खोल करके बैठने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुम्हारी आंखों में छुपा वह दर्द देखा है जो तुम्हें अंदर ही अंदर लूलुहान करता है। उस दर्द के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, कैसा दर्द है जो तुम्हारी आंखों में है और जिसका घाव तुम्हारे दिल पर है। शंकर की बात सुन करके लेखा मुस्कुरा पड़ी। सचमुच मेरी आंखों में दिल के दर्द को देखा है आपने? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? आंखें मन की आईना होती हैं, दिल में जो बात है आंखें बयां कर देती हैं। ऐसा नहीं कहा, आप झूठ क्यों बोलेंगे? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपने मेरी आंखों में दर्द देखा है। पहली बार किसी ने मेरी आंखों में ऐसा दर्द देखा। यह दर्द तो बचपन का है, अब तक किसी की नज़र नहीं पड़ी। बचपन का दर्द? बचपन में क्या हुआ था? फिर तो मेरी जन्म कुंडली ही खोल करके बैठना पड़ेगा। ठीक है, तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जन्म के बारे में, अतीत के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। इतना तो मैं समझ गया कि तुम दिल से बहुत मासूम हो, मगर एक दर्द लेकर के घूमती हो और वह दर्द कभी कभी तुम्हें बेचैन कर देता है। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जन्म कुंडली खोलने में, मगर मेरी जन्म कुंडली के बारे में जान करके सभी मुझसे नफरत करते हैं। अगर आप भी मुझसे नफरत करने लगे तो मैं जी पाऊंगी क्या? तुम एक बार मुझसे कह करके तो देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर नफरत। लेखा ने एक लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, मेरा जन्म एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है। मेरी माँ किसी से प्यार करती थी और प्यार में पागल हो करके उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। वह इंसान एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन का बेटा था। मम्मा मिडिल क्लास को बिलोंग करती थी। उस लड़के के फादर को मेरी माँ मिडिल क्लास की हैं इसलिए पसंद नहीं आई और शादी से इनकार कर दिया। लड़का अपने फादर के सामने जुबान नहीं खोल पाया, शायद उसकी बैकबोन बहुत कमज़ोर थी। सबसे बड़ी बात यह हो गई कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहते मेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई थी और उसी हालत में मेरी माँ को उस इंसान ने छोड़ दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। हार करके मेरी माँ अपने मॉम डैड के पास वापस आ गई और मुझे जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया। समाज के अपमान तिरस्कार सहते सहते मैं बड़ी हुई। सब मुझे नाजायज़ औलाद कह करके भी अपमानित करते थे। एक लड़का था जिससे मेरे बारे में कुछ जाने बिना ही मुझसे दोस्ती की।
दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वह प्यार था कि नहीं मुझे पता नहीं, मगर मुझे एक दोस्त की ज़रूरत थी क्योंकि मैं बहुत अकेली सी महसूस करती थी। उस लड़के के माता पिता ने भी मुझे अनमैरिड माँ की लड़की और चरित्रहीन माँ की बेटी कह करके एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में जब मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि मेरे पापा कौन हैं, तो मैं उनसे जा कर के मिली और उन्हें खूब बातें सुनाई। उन्होंने मुझे और मेरी माँ को एक्सेप्ट किया और हमें जो सम्मान समाज में नहीं मिला वह सम्मान दिलाने की कोशिश की। इसके बाद उस लड़के के माता पिता ने अपने बेटे से मेरी शादी करने के लिए रजामंदी दी, परंतु मैंने इस शादी से इनकार कर दिया क्योंकि मुझे पता था उस घर में मुझे कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा सिवाय अपमान के। और मैं अमेरिका आ गई एमबीए करने के लिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए था खुद को समझने के लिए और अपना निशे खुद ढूंढने के लिए। बस इतनी सी मेरी कहानी है। एक सांस में सारी बात कह करके लेखा हाँफने लगी थी। लेखा की आप बीती सुन करके शंकर जैसे पत्थर सा हो गया। उसकी आंखें गीली थी मगर जुबान बंद थी। वह मन ही मन सोचने के लिए मजबूर हो गया, एक मासूम लड़की के साथ समाज ऐसा कर सकता है क्या? उसकी माँ की मजबूरी किसी ने नहीं देखी। पुरुष कुछ भी कर सकता है फिर भी उसकी इज्जत बरकरार रहती है, मगर एक औरत के साथ जो धोखा हुआ उसका क्या? इस मासूम का क्या दोष? इसने बचपन से लेकर के अब तक क्या क्या नहीं सहा, फिर भी आज इस मुकाम पर खड़ी है। सैल्यूट तुम्हें लेखा, तुम्हारी जाबाजी के लिए। सचमुच तुम बहुत हिम्मत वाली हो। तुम्हारे सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो हवा के एक छोटे से झोंके में ही टूट करके बिखर गया, एक आदमी हो करके भी। और तुमने एक लड़की हो करके जो लड़ाई लड़ी वह मेरे लिए एक प्रेरणा है। शंकर को खामोश देख करके लेखा को थोड़ा सा शक हुआ कि शायद शंकर भी मुझसे नफरत करने लगे, इसलिए उसने अधीर हो करके पूछा, क्या हुआ शंकर, आप भी खामोश हो गए मेरी कहानी सुन करके? मैंने कहा था ना, आप मेरी कहानी सुनेंगे तो आप भी मुझसे नफरत करने लगेंगे। लेखा की बात सुन करके शंकर लेखा का हाथ अपने हाथों में लेकर के कहा, नहीं लेखा, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। तुम्हारी कहानी सुन करके मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई। एक लड़की होकर के तुमने जो लड़ाई लड़ी, एक लड़का होकर के मैं नहीं लड़ पाया। तुम्हें सैल्यूट लेखा, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। इतना दर्द कोई कैसे सह सकता है, सोच करके भी मैं कांप जाता हूँ। मैंने जो भी बताया बहुत शॉर्टकट में बताया। मेरी ज़िंदगी की कहानी तो इससे भी कई गुना ज़्यादा दर्द से भरी हुई है। मुझे मेरे पापा का नाम कब पता चला आपको मालूम नहीं है। अभी जब मैं एमबीए फाइनल में थी तब पता चला। तब मुझे मेरी माँ ने मुझे अपनी ज़िंदगी का राज बताया। स्कूल में कॉलेज में हमेशा मुझे लोगों की हंसी का पात्र बनना पड़ा क्योंकि मैं अपने फादर का नाम किसी को बता नहीं पाती थी। मेरी मम्मा पर मुझे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि उसने मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं कि मैं किस किस तरह की अपमान भरी बातें सुनती हूँ। सबके सामने हमेशा मैं बहुत एम्ब्रेसिंग फील करती थी क्योंकि मैं अपने फादर का नाम ही नहीं जानती थी। धीरे धीरे मेरी मम्मा से मेरा मतभेद होने लगा। मैं किसी की बात नहीं सुनती थी, ना मम्मी की ना नाना नानी की। जो मन में आता था वही करती थी और ज़्यादा से ज़्यादा समय घर के बाहर गुजारा करती थी। उस लड़के के साथ कभी माल घूमने जाती थी, कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाती थी, कभी मूवी देखने जाती थी, कभी लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ाई करती थी। इस तरह मेरे दिन गुजर रहे थे। मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, है ना? ओ माय गॉड, तुमने बिना पापा के नाम जाने पूरा स्टूडेंट लाइफ जी लिया, पर पहले क्यों नहीं बताया मम्मा ने? मैंने पहले ही कहा। सब कुछ जान करके तुम्हारे प्रति मेरे मन में सम्मान और बढ़ गया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें मैं बुरी सोच ही नहीं सकता। मम्मा सोचती थी मैं छोटी हूँ इसलिए अनमैरिड माँ की लड़की हूँ, जान करके मेरे मन पर बुरा असर पड़ेगा इसलिए नहीं बताया था। बाद में तो मैंने जिद करके पूछा तब बताया। थैंक यू शंकर मुझे समझने के लिए। मैं पूछ सकता हूँ कौन है तुम्हारे पापा? बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं अभी, नाम है आदित्य चोपड़ा। अभी तो पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी माँ से भी ज़्यादा समझते हैं मुझे। उन्होंने ही भेजा है मुझे अमेरिका। कुछ महीने पहले ही मेरी माँ से कानूनन शादी की है। आजकल हम उनके साथ ही रहते हैं। निर्भय उनकी दूसरी पत्नी का बेटा है। निर्भय की माँ ने भी शादी कर ली। निर्भय मेरा बहुत अच्छा भाई है और दोस्त भी है। मुझे बहुत प्यार करता है और बहुत अच्छे से समझता है। हमेशा मेरे साथ खड़ा मिलता है हर मुसीबत में। अनुषा बहुत लकी है, निर्भय जैसे समझदार लड़के से उसने प्यार किया।
और वह लड़का कौन है जिससे तुम्हारी दोस्ती थी और बाद में प्यार हुआ था? सब कुछ आज ही जान लेना चाहते हैं क्या शंकर? नहीं, बस यूं ही जिज्ञासा हो रही थी। तुम नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ। उसके बारे में बात करना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि वह मेरे जीवन का बीता हुआ कल है, मेरे जीवन का वर्तमान आप हैं। अगर आपने मुझे सब कुछ जान करके भी दोस्त समझा तो ठीक है, वरना आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैंने जिंदगी में हारना नहीं सीखा है और ना किसी से कभी दब करके जीना सीखा है। लेखा ने शंकर की ओर देखा तो शंकर को लेखा की आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई दिखी। मेरी आंखों में तुम्हें क्या दिखता है लेखा? तुम्हारे लिए नफरत या प्यार? मुझे जो भी दिखे मैं क्यों बोलूं? आप ही बताइए, आप मुझसे नफरत करते हैं या प्यार? मैं आपकी जुबानी सुनना चाहती हूँ। लेखा का झुका हुआ चेहरा अपने हाथों में उठा करके उसकी आंखों में आंखें डाल करके शंकर ने कहा, अगर इसी से तुम खुश होती हो और पहले जैसी बिंदास हंसी हंसती हो तो मैं कहता हूँ और दिल से कहता हूँ, आई लव यू लेखा, आई लव यू वेरी मच। शंकर की बात सुनकर के लेखा की आंखों से दो बूंद लुढ़क करके गालों पर आ गिरी, जिसे शंकर ने अपनी उंगली से पोंछा तो लेखा और अधिक भावुक हो उठी और शंकर के सीने पर अपना सिर रख दिया। शंकर ने लेखा को अपने करीब खींच करके उसके माथे पर एक प्यार का चिन्ह अंकित कर दिया और खामोशी से दोनों एक दूसरे की आंखों के समंदर में प्यार के मोती ढूंढने लगे। सुबह जल्दी उठ करके शंकर तैयार हो गया। लेक जॉर्ज के आसपास की सुंदर वादियों में जितना हो सके घूम लेना चाहिए, यही सोच करके लेखा के रूम के सामने आकर के दरवाजे पर नॉक किया। लेखा ने हड़बड़ा करके दरवाजा खोला तो देखा सामने खड़ा होकर के शंकर मुस्कुरा रहा है। लेखा जस्ट नहा के निकली है क्योंकि उसके बाल अभी भी गीले हैं। गुड मॉर्निंग, तुम तैयार नहीं हुई क्या? वेरी गुड मॉर्निंग, आज सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई, अभी जस्ट नहा करके निकली हूँ। आप अंदर आना चाहते हैं तो आ जाइए, मैं 2 मिनट में तैयार हो करके आती हूँ। कल रात को हम जल्दी ही तो रूम में पहुँच गए थे, फिर नींद नहीं आई क्या जो उठने में देर हो गई? कल मैं थक गई थी इसलिए जल्दी सोना चाहती थी। मैं सोने ही जा रही थी, इतने में मम्मा का वीडियो कॉल आ गया। मम्मा ने तो इंडिया में सुबह सुबह उठ करके कॉल लगा लिया, मगर यहाँ सोचा ही नहीं कि यहाँ पर कितनी रात हो रही है। रात के 1 बजे तक बातें होती रहीं, फिर तो तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई होगी। इतनी रात तक क्या बातें करती रही? निर्भय और अनुषा की शादी की बातें हो रही थी, दोनों की शादी पक्की कर दी, डेट भी फिक्स हो गई है। नवंबर महीने के फर्स्ट वीक में शादी है और एंगेजमेंट दोनों साथ साथ होना है। शादी पक्की हो गई और डेट भी फिक्स हो गई, यह तो बहुत अच्छी बात है। अनुषा ने तुम्हें अभी कुछ नहीं बताया क्या? अनुषा से तो मेरी लड़ाई होने वाली है, इतनी बड़ी बात उसने मुझे बताई ही नहीं। शांति शांति, इतनी जल्दी नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या अनुषा तुम्हें नहीं बताएगी? उसको भी मौका नहीं मिला होगा, मौका मिलते ही फ़ोन करेगी देखना। तुमने भी तो उसे नहीं बताया कि तुम घूमने आई हो, उसे जब पता चलेगा ना तो देखना कैसे मज़े लेती है। वह तो मौका ढूंढती है शंकर भैया की टांगे खींचने का। मुझे तो डर लग रहा है, उसे बताऊंगी तो मुझे भी बहुत परेशान करेगी, मेरी टांगें खींचेगी। आपको तो उसका नेचर मालूम ही है, कुरेद कुरेद करके एक एक बात पूछेगी और जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक परेशान करेगी। तुम उसे क्या बताओगी? मेरे साथ घूमने क्यों आई? कह दूंगी मैं आपकी स्टूडेंट हूँ इसलिए आपकी बात नहीं टाल पाई, आपके कहने पर आई हूँ घूमने। शंकर की ओर देख करके लेखा मुस्कुराने लगी। अच्छा, सारा दोष मेरे सिर पर, मैंने कहा और तुम आ गई, तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं था आने का, यही कहोगी? लेखा की ओर देख करके शंकर भी मुस्कुराने लगा। अच्छा, आपने कहा नहीं था क्या कि हम घूमने चलते हैं? कहा था ना, कहा था, मगर तुमने भी तो एक बार भी मना नहीं किया, एक पाँव में खड़ी हो गई आने के लिए। अब सारा दोष मेरा, मेरे लिए थोड़ी सी बातें सुन लेंगे, अनुषा से तो क्या हो जाएगा, कम से कम मैं तो बच जाऊंगी उसकी शरारत भरी बातों से। ठीक है, मैं उससे कह दूंगा कि मैं तुम्हें हाथ पकड़ करके खींचते हुए ले आया। बाप रे, ऐसा भी मत कहिए, फिर तो आप पर केस हो जाएगा कि आप अपने स्टूडेंट को भगा करके घुमाने ले आए। कहने से कोई नहीं मानेगा क्योंकि हम दोनों एडल्ट हैं।
जब दोनों एडल्ट हों तो दोनों की मर्जी से ही सब कुछ हुआ है। कानून भी यह बात अच्छे से जानता है। यह बात अनुषा भी अच्छे से जानती है कि हम दोनों अपनी मर्जी से आए हैं, मगर टांग खींचने की उसकी जो आदत है उसका क्या करें। मुझे तो अनुषा की शरारत अच्छी लगती है, तुम्हें अच्छी नहीं लगती है क्या? शंकर की बात सुन करके लेखा ने मुस्कुरा करके उसकी ओर देखा, जिन आंखों में स्वीकृति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। लेखा की आंखों की भाषा समझ करके फिर शंकर ने उसे कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा करके रह गया। अच्छा, तुम निर्भय और अनुषा की शादी के बारे में बात कर रही थी ना? शादी में तो तुम्हें जाना ही है। कितने दिनों के लिए जाओगी? मैं तो कम से कम 15 दिन के लिए जाना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो, क्योंकि तब तो मैं आपकी स्टूडेंट रहूँगी। मुझे छुट्टी देना ना देना आपके हाथों में है। 15 दिन तुम मुझसे दूर रहोगी, रह पाओगी क्या? आपसे दूर क्यों रहूंगी? आपको भी चलना है शादी में। आपकी बहन की शादी है और आप नहीं रहेंगे तो कैसे होगी शादी? बड़े भाई की कुछ ड्यूटी भी तो होती है। आप भी मन ही मन तैयार हो जाइए जाने के लिए। मेरे साथ ही चलना है आपको। हम दोनों एक ही फ्लाइट से जाएंगे, फिर एक ही फ्लाइट से वापस आएंगे। तुमने इतनी प्लानिंग कर ली? कल ही तो बात हुई मम्मा से और इतनी सारी प्लानिंग कर ली, इसलिए रात भर नहीं सोई क्या? तो आप क्या सोच रहे हैं मैं आपको यहाँ छोड़ करके इंडिया चली जाऊंगी? नो नेवर, अब ऐसा नहीं होगा। अब तो जीना भी आपके साथ और मरना भी आपके साथ, चाहे जमाना कुछ भी कहे। अब मैं किसी के सामने झुकने वाली नहीं, हारने वाली नहीं। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं कहने दूंगा तभी तो कहेगा। वैसे भी अब मुझे कुछ कहने वाला कोई है ही नहीं। मम्मी पापा भी नहीं रहे, एक बहन है इंडिया में, वो भी अपने परिवार में मस्त है। कोई मेरी लेखा को कुछ कह करके तो देखे। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी कोई दुख नहीं देना चाहता। बहुत दुख देखे हैं तुमने, बाकी जीवन हम सब एक साथ मुस्कुरा करके जीना चाहते हैं। आपने भी तो बहुत दुख देखा है, अकेले घुट घुट करके जिया है, इसलिए मैं भी नहीं चाहती कि अब आप अकेले रहें। आप अपनी बहन से मिलने नहीं जाएंगे? कहाँ रहती है आपकी बहन? चेन्नई में रहती है मेरी बहन अपने परिवार के साथ। पहले मैं वहीं पर जाना चाहूँगा, फिर हम दोनों एक साथ एक ही फ्लाइट से कैसे जाएंगे? मैं दिल्ली और आप चेन्नई। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप हमारे घर आएं, 2 दिन ठहर करके फिर चेन्नई निकल जाएं अपनी बहन से मिलने के लिए? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ऐसा ही कर लूँगा मैं। मुझे अपनी बहन से बताना पड़ेगा कि मैंने किसी को पसंद किया है। बहुत दिनों से दूसरी शादी करने पर जोर डाल रही थी, सुनेगी तो खुश हो जाएगी। आपकी बहन ने मेरे बारे में जान करके कोई ऑब्जेक्शन किया तो मैं अपनी बहन को आपकी जन्म कुंडली निकाल करके दिखाना नहीं चाहता। पहले भी तो मैंने अमेरिकन लड़की से शादी की थी, तब भी उन लोगों ने कुछ नहीं कहा था। वैसे मेरी बहन बहुत भोली है, इन सब बातों में नहीं पड़ती है। मैंने दूसरी शादी के लिए सोचा, जान करके ही खुश हो जाएगी। कास्ट को लेकर के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कास्ट को लेकर के क्या प्रॉब्लम है? आप लोग ठहरे ब्राह्मण और प्योर वेजिटेरियन, हम लोग ब्राह्मण भी नहीं हैं और नॉन वेजिटेरियन हैं, इसलिए कहा। तो एंजेला क्या ब्राह्मण थी और वेजिटेरियन थी? इसका मतलब यही है कि आपकी मर्जी बहुत चलती है। मैं ठहरा अमेरिकन, उसे कौन उनके साथ जा करके जिंदगी गुजारनी है? उन लोग अपने घर में खुश हैं तो मैं अपने घर में खुश हूँ। मैं भी उनके ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करता, इसलिए उन लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। वैसे भी मैंने तो शादी को लेकर के मम्मी पापा की बात भी नहीं सुनी थी, फिर उन लोग क्या कह सकते हैं? डोंट वरी, मैं किसी की बातों में आने वाला नहीं हूँ, बेफिक्र रहो। वादा किया है तो निभाऊंगा भी। एंजेला से भी वादा नहीं तोड़ा था, वह खुद छोड़ करके चली गई तो मैं क्या कर सकता हूँ? पुरानी बातें रहने दीजिए ना, जख्म को कुरेदने से दर्द बढ़ता है। अब पुरानी बातों से दर्द नहीं होता है, काफ़ी हद तक संभल गया मैं, और कारण तुम हो। एक बात बताओ, जब तुम मुझे अकेला रहने नहीं दोगी तो फिर ऐसा कुछ क्यों नहीं करते, हम दोनों की जीवन भर साथ साथ रह सकें? क्या कहना चाहते हैं क्लियर करके कहिए। यही कि हम दोनों को अब शादी कर लेना चाहिए। तुम्हारी मर्जी है ना शादी में? जब इंडिया जाऊंगी तो मम्मा पापा से बात करूंगी और आपको भी मिलाऊंगी, इसलिए तो आपको लेकर के जाना जरूरी है। लेखा की बात सुन करके शंकर फिर मुस्कुरा पड़ा। ये सब प्लानिंग भी कर ली? यू आर ए वेरी गुड प्लानर। अंकल आंटी मतलब
अनुषा की अंकल आंटी मतलब अनुषा के मम्मी पापा तो बिल्कुल तैयार हैं। मैंने उनकी मन की बात जान ली। अब मेरे मम्मी पापा को भी बताना जरूरी है। अनुषा और निर्भय ने अंदाजा तो लगा लिया, वो दोनों तो हम दोनों की शादी को लेकर के डेस्परेट हैं, पर मम्मा पापा ने अगर जोर दिया जल्दी शादी करने के लिए तो मेरी पीएचडी का क्या होगा? शादी के बाद कर पाऊंगी क्या? शंकर, मैं चाहती हूं कि पीएचडी का काम मैं इतना कर लूं कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए, इसके बाद शादी को एंजॉय कर सकते हैं, वरना दिमाग में एक टेंशन तो रहेगा। तुम्हारा कहना सही है लेखा, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूं, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। एक मुस्कुराहट बिखेर करके शंकर ने लेखा की ओर देखा। लेखा ने मुस्कुरा करके कहा, प्रोफेसर साहब, हम यहीं खड़े खड़े बातें करेंगे या कहीं जाने का विचार है? ओ माय गॉड, कितना समय बीत गया बात करने में। ये बातें तो हम जाते जाते भी कर सकते थे। जाना है ना, जरा सुंदर वादियों में घूम करके आते हैं। हरी भरी वादियों में घूमने में बड़ा मजा आएगा। मौसम भी बहुत सुहाना है। पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं कहीं पर, उसके बाद जाएंगे। ओके, चलिए ब्रेकफास्ट करने, मुझे भूख लग रही है। रात के करीब 11 बजे दोनों कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। शंकर लेखा को उसके घर ड्रॉप करके फिर खुद घर आया। दिन भर की थकान से दोनों की आंखें बोझिल हो रही थी। कार में बैठ करके लेखा बैठ करके बातें करती रही, इसलिए शंकर को कार ड्राइव करने में आसानी हुई। बातों बातों में समय निकल गया, पता ही नहीं चला। शंकर घर में एंटर किया था कि अनुषा का कॉल आ गया। हेलो अनुषा, हाउ आर यू? इतनी रात को फोन किया, कोई खास बात बतानी है क्या? आई एम वेरी फाइन शंकर भैया। दरअसल मम्मी पापा से बात करते करते इतनी देर हो गई। बात इतनी खास है कि तुम्हें बताए बिना चैन भी नहीं पड़ रहा है, इसलिए फोन किया। तुम सोने जा रहे थे क्या? अरे नहीं, मैं बस अभी आया घर में, फ्रेश भी नहीं हो पाया, काफी लंबी ड्राइव थी। तू बता, क्या बताने वाली है? क्या खास बात है? अचानक शंकर के मुंह से ड्राइव की बात निकल गई। मेरी बात तो बाद में बताऊंगी भैया, पहले तुम बताओ कि तुम कहां से ड्राइव करके इतनी रात को आ रहे हो? तू जासूस है क्या, जो हर बात तुझे बतानी पड़ेगी? जासूसी क्यों कर रही है? मैंने तो सीधा सा प्रश्न किया और तुम मुझे जासूस कह रहे हो। इसका मतलब कोई तो बात है। क्या बात है बताओ शंकर भैया। कहाँ गए थे और किसके साथ गए थे? जरूर लेखा के साथ गए थे, पर कहाँ गए थे? अपने मन में कुछ भी कह दिया। मैं अकेला नहीं जा सकता क्या? तुम बताओ, एंजेला के जाने के बाद तुम कहीं गए हो आज तक जो अब जाओगे? लेखा बड़ी छुपी रुस्तम निकली, तुम्हारे साथ घूमने गई थी और मुझे बताया तक नहीं। मिलने दो मुझसे, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। प्लीज बताओ ना भैया, कहाँ गए थे? जॉर्ज लेक घूमने गए थे। अब शांति मिली? तुम बताओ, तुम क्या बताने वाली थी? तुम दोनों ही बहुत छुपे रुस्तम हो। मुझे बता देते तो मैं भी तुम दोनों के रंग में भंग डालने नहीं जाती। अब मैं भी कोई भी बात तुम दोनों को नहीं बताने वाली। हमें पता है शादी के बारे में बताने वाली है ना? लेखा के पास उसके मम्मा का वीडियो कॉल आया था। निर्भय और तुम्हारी शादी पक्की हो गई है, डेट भी फिक्स हो गई है ना? लेखा ने तो पूरी प्लानिंग कर डाली है, मुझे भी साथ ले जाने के लिए जिद कर रही है। वैसे तो मुझे जाना ही पड़ेगा, तुम्हारी शादी है, मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे काम चलेगा? मुझे पता है लेखा नहीं होती तो तुम शादी में नहीं आते। तुम तो घर से ही नहीं निकल पाते हो, तुम तो घर से ही निकल नहीं रहे थे। अब तो लेक जॉर्ज भी घूम करके आ गए। वाह भैया, व्हाट ए बिग चेंज। इसलिए तो कहते हैं इश्क में सब कुछ जायज है। अनुषा जोर जोर से हंस पड़ी। शैतान की नानी, मुझे जो भी कहना है कह सकती है, मगर लेखा को परेशान मत करना। मेरे कहने पर ही वह गई थी मेरे साथ। बाप रे, लेखा के लिए इतना दर्द? लेखा को जो कहना है वो तो मुझे कहना ही है। हम दोनों का आपस का मामला है, तुम बीच में मत आना भैया। उस छुपी रुस्तम को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसने दोस्ती को बदनाम किया है, मुझे कुछ भी नहीं बताया, बहुत बुरा किया। अरे अचानक प्रोग्राम बना और हम दोनों उठ करके चल दिए, बताने का मौका ही नहीं मिला। क्यों, वहां जा करके मुझे एक फ़ोन नहीं कर सकते थे क्या? 2 दिन तक घूमते रहे और 2 मिनट का समय नहीं मिला था क्या? अच्छा मेरी बहना, अब फोन रख, मैं थका हुआ हूँ, फ्रेश भी नहीं हुआ, बहुत जोर से नींद आ रही है, मुझे भी सोने दे और तू भी जा करके सो जा। बाद में फिर बातें करते हैं, या फिर एक काम करना, नेक्स्ट वीक में तू आ जा यूनिवर्सिटी, फिर जो कहना है कह लेना। तेरी शादी के बारे में तेरे मुंह से सारी बातें सुन लेंगे डिटेल में। ठीक है, अब रखूं भैया?
ठीक है भैया, नेक्स्ट वीकेंड में आती हूँ, फिर सारी बातें होंगी, अभी रखती हूँ, गुड नाइट गुड नाइट। शंकर ने फोन बंद किया और एक लंबी सांस ली। नींद में उसकी आंखें बोझिल हो रही थी, इसलिए फटाफट फ्रेश होने चला गया। एक हॉट शावर लेने से थकान भी दूर हो जाएगी और मस्त नींद भी आएगी। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 19 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।